और उसके बाद आप वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो कि NIT त्रिची वहाँ पर गए। लेकिन मैं शॉक तब हुआ जब मुझे पता चला कि आपने वो ड्रॉप कर दिया। मैं इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स सोचता हूँ। अगर आपके फैमिली के पास नेट वर्थ इज लाइक मे बी इफ ओवर 50 lakhs, आई डोंट थिंक आपको इंजीनियरिंग करने की जरूरत भी है। ऐसा कह सकते हैं कि 96% बच्चे ऐसे होंगे जो वो अचीव नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को ड्रॉप लेना क्योंकि आप भी ड्रॉपर थे, या आप बोलेंगे कि जेईई एक फेज था, नाउ मूव ऑन और अपना कुछ अलग ट्राई करो? मैंने जस्ट अपना डिसीजन बताया घर पे कॉल करके कि मैं ये करने वाला हूँ। ऑब्वियसली द इंस्टेंट रिएक्शन वाज कि नो, बट देन आई टोल्ड देम आई एम नॉट आस्किंग, आई एम टेलिंग। तो मेरे दिमाग में थी कि रैगिंग इज गुड। जब मैं कॉलेज गया, मैं अपने सीनियर को बोला भाई मेरा रैगिंग लो, उन्होंने लिया ही नहीं क्योंकि आई वाज अ यूट्यूबर। बिकॉज अगर 200 नंबर का पेपर है, मैंने 50 सॉल्व किया, तूने 50 सॉल्व किया, अब वो बचे हुए 150 में जो बेटर तुक्का मारेगा उसी की तो लड़ाई है। तो लड़ाई तो तुक्के की है, लोग समझते ही नहीं है। जब हम जेईई के स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि पढ़ना कैसे। दे हैव द पोटेंशियल, उनको पता नहीं पढ़ना कैसे। आप सही तरीके से पढ़ो, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी IIT क्रैक कर सकता है आज के डेट में। So, hello everyone and welcome to another very exciting podcast। और आज हमारे पास है एक कमाल के गेस्ट जो कि एक NIT त्रिची ड्रॉप आउट है, जो कि एक टीचर है, जो कि एक जेईई एस्पिरेंट भी रहे हैं। तो आज हम उनकी नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस से जानेंगे कि हाउ यू कैन क्रैक जेईई, हाउ यू कैन क्रैक योर कॉलेज प्लेसमेंट्स एंड हाउ यू कैन इवन क्रैक लाइफ। सर के एक्सपीरियंसेस, सर के अप्स एंड डाउन्स काफ़ी कमाल के रहे हैं, जिनसे आपको, इनफैक्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिला है। तो सर शुरू करते हैं, और सवाल कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं क्योंकि आपकी जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रही है। तो आई होप जवाब आपको देने और हमें सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। हाय सूर्यांश, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट, वेरी एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं सर। श्योर। ठीक है, तो मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था तो पता चला कि सबसे पहले तो आपने फिटजी से अपनी कोचिंग की और उसके बाद आप वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस जो कि NIT त्रिची वहाँ पर गए। लेकिन मैं शॉक तब हुआ जब मुझे पता चला कि आपने वो ड्रॉप कर दिया। तो क्या आप इस स्टोरी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि इतना स्ट्रगल करने के बाद ऑब्वियसली आप NIT में गए और फिर आपने ड्रॉप कर दिया, तो क्या रीज़न था इसके पीछे? श्योर। So, first of all the people who are watching this, and to you as well, thank you for listening to me. And जब इसके पीछे का जो माइंडसेट था वो ये था कि जब हम किसी चीज़ के लिए पढ़ते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सो मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स जो पेरेंट्स होते हैं उनको अपने बच्चों को बोलना पड़ता है कि भाई पढ़ाई करो या फिर सीरियस हो जाओ चीज़ों को लेकर के। तो मेरा ऐसा था कि जब मैं स्कूल टाइम में था तो आई यूज टू नॉट अटेंड मैनी फंक्शंस बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स। अगर जेईई का एग्ज़ाम है तो मैं उसके लिए उतना सीरियस रहता था कि मैं अपने क्लोज रिलेटिव्स के भी फंक्शंस को मैं अवॉइड करता था, क्योंकि वो मेरे अंदर से ही आता था कि हाँ यार मुझे इस टाइम पे इतना सीरियस होना है उस चीज़ को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई भी ऐसी चीज़ है कि आप जब तक कर रहे हो खुद से तब तक अच्छी है, और मतलब पढ़ाई जब आप कर रहे हो तब भी किसी को नहीं बोलना चाहिए और जब आप छोड़ रहे हो तब भी किसी को नहीं बोलना चाहिए। सो वो मेरे अंदर से एक कॉलिंग आई उस दिन, जिस दिन मैंने NIT ड्रॉप किया, कि यार दिस इज इट। अब मेरा अंदर से उतना पढ़ने का मन हो नहीं रहा, एंड दैट स्टडिंग थिंग डाइड, एंड आई मेड अ वेरी इंस्टेंटेनियस डिसीजन उस दिन। 2 से 3 सेकेंड मुझे लगे थे ऑनेस्टली टू डिसाइड दैट। सो आई वॉज सिटिंग एंड काफ़ी टाइम से एक पासिंग थॉट आता है, but the actual deciding moment was 2 to 3 seconds. I decided and then I took that decision. तो सर इस डिसीजन के पीछे क्या आपका कोई बैकअप प्लान था? जैसे कि आपने टीचिंग उसी टाइम से शुरू कर दी थी, या फिर NIT में कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था? आपने सोचा होगा कि कल्चर या माहौल थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, तो क्या वो कल्चर की दिक्कत थी या फिर आपका बैकअप प्लान काफ़ी स्ट्रांग था? ट्रू। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब वो सुनते हैं कि अरे यार आयुष राठी ने ड्रॉप कर लिया या फलाना यूट्यूबर ने ड्रॉप कर लिया, ये इतना लाखों रुपए कमा रहा है। सो व्हाट हैपेंस इज कि वहाँ पर आप मिसगाइड हो जाते हो। ठीक है, जैसे मैं जब छोटा था तो मैंने सुना था कि संदीप माहेश्वरी इज अ कॉलेज ड्रॉप आउट। आई यूज्ड टू वॉच हिम एंड अच्छा लगता था कि अरे यार ही इज 3rd ईयर कॉलेज ड्रॉप आउट। तो वहीं से ना कहीं मेरे भी दिमाग में आ गया था छोटे से ही कि मैं भी शायद ऐसा कुछ करूंगा। तो जब आप किसी को सुन लेते हो और उससे आप इंस्पायर हो जाते हो, आपको लगता है मैं भी कुछ ऐसा करूंगा, बट उस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि क्या आप उससे बढ़िया कुछ कर रहे हो
नॉट इवन इक्विवेलेंट. अगर आप उससे बढ़िया कुछ कर रहे हो देन यू शुड टेक दैट स्टेप बिकॉज देयर इज नो गोइंग बैक. सो जब मैंने वो स्टेप लिया था, रही बात टीचिंग की, तो आई एम टीचिंग सिंस क्लास 9 or 10 मे बी. Amazing. Right? So when I am teaching since class 10, at the age of 16, I am already very serious for it. So जब मैं 16 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ and I dropped out at maybe 21 years of age. So already I have made some name on YouTube. I have taught in many educational platforms. I was earning more than what my college seniors would have been getting at that point of time. So that was a very stable decision in terms of career. क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करते हैं उनका पर्पस ये होता है अच्छी जॉब लग जाए. वो चीज़ तो ऑलरेडी सॉर्टेड था. ये बहुत लोग नहीं समझते. तो सर जब आपको NIT में एडमिशन मिला तब आपके पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा रिएक्शन होगा और बाकी रिलेटिव्स भी खुश होंगे. हाँ, कुछ जेलस होंगे बट कुछ खुश भी होंगे. पर जब आपने ये ड्रॉप किया तब क्या आपको सपोर्ट मिला या तब क्या रिएक्शन था लोगों का? सो दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग. जब मैंने ड्रॉप लिया कॉलेज, आई डिडंट आस्क एनीबडी. क्योंकि जब मैं जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, दे ओनली यूज्ड टू टेल मी कि भाई थोड़ा रिलैक्स कर ले. मैं नहीं करता था. सो आई डिडंट फील द नीड कि मेरे को पूछना पड़ेगा. मैंने जस्ट अपना डिसीजन बताया घर पे कॉल करके कि मैं ये करने वाला हूँ. ऑब्वियसली द इंस्टेंट रिएक्शन वाज कि नो, बट देन आई टोल्ड देम आई एम नॉट आस्किंग, आई एम टेलिंग कि मैं ये करने वाला हूँ. नाउ आप साथ दो तो अच्छा, नहीं तो मैं तो ये करने वाला हूँ. एंड आई टोल्ड देम ऑनेस्टली दैट जॉब मुझे नहीं करना. कॉलेज में ऑलरेडी आई वॉज इन अ फेज कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था. तो उस फेज में उसको कंटिन्यू करना, ज़बरदस्ती पढ़ाई करना डिग्री के पीछे, व्हेन आई एम ऑलरेडी अर्निंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ पेपर मे बी, वो कंटिन्यू करना, मैंने बताया वो चीज़. एंड देन आई अवॉइडेड गोइंग होम. आई स्ट्रेट अवे वेंट टू कोटा, राजस्थान, वेयर आई स्टार्टेड माई कोचिंग इंस्टीट्यूशन इन द कोटा मार्केट बिफोर कोविड. एंड दैट वॉज माई मेन प्लान देयर कि भाई मैं ऑनलाइन तो उस टाइम तक एक लेवल तक सक्सेसफुल थोड़ा सा हो गया था. एंड आई वॉज टीचिंग इन सम प्लेटफॉर्म्स. सो जब मैं ड्रॉप कर रहा था तो ड्रॉप के पीछे का पर्पस भी ये था कि आई विल गो टू कोटा, आई विल एस्टैब्लिश माई कोचिंग सेंटर. सो मैं घर नहीं गया, मैं डायरेक्टली गया कोटा, so that I don't have to face my family and all that stuff. Then eventually after a year or two I went home. Okay. तो आपने मतलब वही अपने आप को थोड़ा वनवास की तरफ रखा कि पहले मैं जो डिसीजन लिया है उसको राइट प्रूव कर दूं और फिर जाके मैं लोगों को बताऊं कि मैंने क्यों लिया है. क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं सुनते लोग, फैक्ट सुनते हैं. करेक्ट, ट्रू. तो जैसा कि आपके पास दोनों चीज़ें का एक्सपीरियंस है अभी, बेस्ट कॉलेज ज्वाइन करने का और उसे ड्रॉप करने का, तो अगर आप इस चीज़ का आंसर देना चाहें कि इज NIT त्रिची और लेट्स से Tier 1 कॉलेज वर्थ इट और नॉट? सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे समझ नहीं आता था वाई इट्स द बेस्ट कॉलेज ऑफ द country in terms of NITs and why it's among the top 10 colleges including the IITs as well. क्योंकि honestly मैं जब जेई की प्रिपरेशन कर रहा था तो आई यूज टू हियर कि यार कॉलेज में ये होगा, कॉलेज में वो होगा, इतनी सारी फैसिलिटीज होंगी. आई कुडंट फाइंड अ प्रॉपर लाइक देयर वाज नॉट इवन अ प्रॉपर टीटी टेबल इन आवर हॉस्टल. सो बाहर से ऐसा लगता है कि हाँ यार NIT है तो हॉस्टल में ये फैसिलिटीज होंगी, वो फैसिलिटीज होंगी, खाना बहुत अच्छा होगा. मैं खाना नहीं खाता था. आई यूज टू ईट लाइक 20% ऑफ द डेज इन द मेस और मे बी इवन लेस. सो एक्चुअली जब आप वहाँ जाते हो, लोग इतना खुल के बातें इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि जो स्टूडेंट्स कॉलेज में ऑलरेडी है वो अपने कॉलेज का बुराई नहीं कर सकते बिकॉज इट इज रैंक्ड अमंग द हाईएस्ट. बट जब अंदर लोगों से पूछोगे या फिर जाके आप देखोगे, सो आपको ऐसा नहीं लगता कि maybe ranking wise there are a lot of parameters, that's why it's ranked among the top colleges. But अगर आप overall thing देखोगे, like जब हम जाते थे वहाँ पे लैब में पढ़ने के लिए जाते थे, लैब के टीचर्स did not used to teach in English also, in their regional language they used to teach. And क्लास का कोई एक मॉनिटर होता था जो उसे ट्रांसलेट करता था. This is happening in NIT Trichy. This was happening in NIT Trichy. Shit.
Not always, but like 50% of the times. But it should not been happening any time. Yeah. Because it is one of the topmost colleges. True. So if this is happening, then there exists a dark side of these colleges. So जब मैं college गया, within a week, I understood that वो जो सपने लेके आते हैं कि अरे यार चलो टॉप IIT नहीं हुआ, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली नहीं हुआ, तो चलो NIT त्रिची सही. वो मेरा वहीं पे टूट गया. मेरे को लगा कि यार ये क्या है, अब वही सारी चीज़ें रट्टा मारो, एग्जाम्स क्रैक करो, ये CTs दो, ये दो, वो दो, कुछ समझ में आ नहीं रहा है. इतनी मेहनत से JEE के लिए प्रिपरेशन किए जहाँ पे हम चीज़ें अपने लॉजिकल तरीके से सीखते हैं, अपने ब्रेन को लॉजिकल तरीके से डेवलप करते हैं. यू विल एक्चुअली सी पीपल डिग्रेडिंग देमसेल्व्स अगेन इफ द कॉलेज इज नॉट क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट. इवन बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे यार कॉलेज में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती होंगी. इट इज़ ट्रू. जब मैं टीचिंग स्टार्ट किया था उस टाइम पे आई डिडंट गेट सपोर्ट फ्रॉम माय ओन कॉलेज एज वेल फॉर टीचिंग. तो कल्चर उतना अच्छा नहीं था, या वो चाहते थे कि बस फॉर्मली चीज़ें जैसी चल रही हैं वो चलती रहे, इनोवेशन को प्रमोट नहीं करते थे क्या? प्रमोट करते थे, बट लाइक कुछ स्टैंडर्ड जगह पे, जैसे कि टेक में हो गया, कि जिस चीज़ों के लिए कॉलेज जाना जाता है वहाँ वो सारी चीज़ें सही थी. बट अगर कोई कुछ नया लेकर के आ रहा है, इट वॉज नॉट वेरी मच अप्रिशिएटेड. और फिर वो अटेंडेंस का चाप कि भाई 75% से थोड़ा भी कम हो गया तो फिर भागते रहो, टीचर्स को मनाते रहो एंड ऑल दोज थिंग्स. सो आई अंडरस्टूड वन थिंग कि कोई इंसान कुछ नया कैसे करेगा. लाइक इफ यू सी इन सम कॉलेजेस, लाइक आई थिंक बिट्स में अटेंडेंस इज लाइक फ्लेक्सिबल. हाँ, वहाँ तो ऑलमोस्ट 0% पॉलिसी भी है. या सो वो सब चीज़ें फिर सेंस होती है कि भाई इतना मेहनत करके NIT आए तो उसका फ़ायदा उस एंगल से हुआ नहीं. बट हाँ, अगर आउटर वर्ल्ड के हिसाब से देखा जाए, बोलने में बड़ा अच्छा लगता था NIT त्रिची, सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता होगा. जो लोग देख रहे हैं उनको लगता होगा भाई ही गॉट NIT त्रिची. सो दैट्स इट. सो जब मैंने छोड़ा तो आई डिडंट फील लाइक कि बहुत बड़ी चीज़ छूट रही है. बट सर, जैसे हम स्टूडेंट्स अभी सुनते हैं तो वो NIT, स्पेशली NIT त्रिची का वो टैग वो मैटर करता है. तो क्या आप सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को जिन्हें लेट्स से अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल रही, तो क्या वो उस टैग के पीछे भागे या एक अच्छी ब्रांच के पीछे भागे? सो इसमें यार बड़ी सिंपल सी चीज़ मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपका कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट है, लेट्स से आपको कीड़ा है कंप्यूटर साइंस का, आपको टेक का कीड़ा है, देन कॉलेज आपको थोड़ा खराब भी मिले, यू चूज दैट. और मे बी एनी पर्टिकुलर ब्रांच. आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने का मन है और आपको पैशनेट हो उसके बारे में, सो थोड़ा खराब कॉलेज मिल जाए तो भी आप ले लो, बिकॉज आपको लाइफ लॉन्ग उसी में रहना है. तो आप कहीं ना कहीं तो आप ग्रो करके आगे उस जगह पहुंच जाओगे जहां अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट्स उसी ब्रांच को लेके पढ़ रहे हैं. बट अगर आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांच का या फिर स्पेसिफिक फील्ड का पैशन नहीं है एंड यू आर कंफ्यूज्ड, देन यू शुड टेक द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन अमॉन्ग द टू. एंड अगर आप श्योर हो कि आपको आगे जाके जॉब नहीं करना, कुछ और ही करना है क्रिएटिव, जैसे मेरे को पता था आगे जाके मेरे को जॉब नहीं करना है, कुछ और ही करना है, इतना क्लियर होता है. सो आई चूज द बेस्ट कॉलेज विद द बेस्ट पॉसिबल ब्रांच, जो कि उस सिचुएशन में मेरे लिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग था, विच इज नॉट अ गुड ब्रांच, नॉट कंसिडर्ड अ गुड ब्रांच. सो आई चूज लाइक दैट कि भाई मेरा कॉलेज का टैग अच्छा हो जाए और ब्रांच से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को इवेंचुअली कुछ और ही करना है. सो वेरी सिंपल डिसीजन. और काफ़ी सही भी है. मतलब अलग अलग यूज केसेस, अलग अलग करियर ऑप्शंस के हिसाब से आप अलग अलग तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं ये ब्रांच और कॉलेज के ऑप्शन को. ट्रू. सर, ऑल्दो अभी आपका अच्छा चल रहा है, मतलब आपका AR स्क्वाड, खैर इसकी स्टोरी पे भी हम आएंगे, लेकिन इस जर्नी में, इस ड्रॉप आउट की जर्नी में, क्योंकि ये ऐसा है कि नो गोइंग बैक वाला डिसीजन, एक बार आपने ड्रॉप आउट ले लिया तो एक तो वो स्टैंप लग जाता है कॉलेज ड्रॉप करने का. तो क्या आपने इस जर्नी में कभी रिग्रेट किया इस चीज़ को, अपने डिसीजन को? नो, नेवर. बहुत सारे मेरे करीबी लोग मुझसे आज भी कभी कभी पूछते हैं कि I can still go back and write all the papers actually, but I won't, because जब मैंने वो डिसीजन लिया था तो वो 2-3 सेकंड का ही था जब मैंने वो डिसीजन ले लिया. उसके बाद मैंने कभी दोबारा सोचा नहीं कि ये हो जाता तो वो हो जाता, शायद वो डिग्री मिल जाती या ऐसा कुछ हो जाता. इनफैक्ट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज
मुझे IIT के सपने आते हैं कि अगर IIT JEE का एग्जाम में एक बार और देता तो आई वुड हैव लैंडेड अप इन IIT बॉम्बे। मुझे ये सपना नहीं आता कि NIT त्रिची की डिग्री मेरी छूट गई, बिकॉज दैट वाज द प्राइमरी गोल। सो जो आपके दिमाग में जो गोल है, आपको उसी का रिग्रेट होता है अगर वो पूरा ना हो। हाँ, ये तो है। क्योंकि जब हम JEE के स्टूडेंट होते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताने जा रहा हूँ, जब हम JEE के स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि पढ़ना कैसे है। दे हैव द पोटेंशियल, उनको पता नहीं पढ़ना कैसे है। आप सही तरीके से पढ़ो, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी IIT क्रैक कर सकता है आज के डेट में। बट JEE के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता चलता है JEE के बाद। एक्चुअली मुझे आज पता है कैसे प्रिपेयर करना है, मेरे सामने आज पेपर ला दो, 10-15 दिन लगेंगे प्रिपेयर करके, आई कैन डू इट। उस टाइम पे पता ही नहीं था कैसे प्रिपेयर करना है, गलत डायरेक्शन में प्रिपेयर कर रहा था। मतलब क्या पढ़ना है ये तो बता देते हैं, कैसे पढ़ना है ये नहीं पता। ये बड़ा प्रॉब्लम है। तो सर, ये NIT वाले टॉपिक को एंड करने से पहले क्या आप 3 ऐसे कह सकते हैं डार्क सीक्रेट्स या डार्क साइड्स या ऐसी हिडन चीज़ें जो अक्सर इस लाइमलाइट के पीछे छुप जाती है NIT त्रिची या लेट्स से टॉप टियर कॉलेजेस के पीछे, कि कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, लेकिन क्या ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है और इनकी वजह से शायद आपके लिए वो कॉलेज उतना अच्छा ना हो? ये बड़ा एक्सपेरिमेंटल होता है कि कॉलेज अच्छा होगा या नहीं होगा, बिकॉज द सेम कॉलेज might be very helpful for many of my batchmates, many of the students जिन्होंने वहाँ से पास किया है, मेरे से पहले, मेरे से बाद, just because मेरा उस interests were different and the college was not able to help me in that, मुझे वो कॉलेज उतना पसंद नहीं आया। अगर हम सीक्रेट्स की बात करें या फिर डार्क साइड्स की बात करें तो आई डोंट नो 3 बता पाऊंगा या नहीं, बट सम थिंग्स आर लाइक कि there are actually a lot of depressed students inside the college than we think. Like more than 95% students are depressed. और ऐसा क्यों, मतलब कोई specific reason? Because they are not happy in doing what they are doing. पहले क्लास 10 तक वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हाँ, रट्टा वाला माइंडसेट बनाते हैं। 11-12 में जब वो जाते हैं तो लॉजिकल माइंडसेट बना के JEE क्रैक करते हैं। जब वो कॉलेज जाते थे अगेन स्टार्ट राइटिंग थ्योरी, रट्टा मारते हैं, एक रात पहले पढ़ते हैं और एग्जाम्स क्रैक करते हैं। सो हो क्या रहा है, पपेट बन गए एक तरीके से। अगर कोई स्टूडेंट जेन्युइनली कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, सीख रहा है, समझ रहा है, जो एक रात पहले वाली मेंटालिटी होती है, इवन आई यूज्ड टू डू दैट बिल्ड्स अ वेरी गुड इंजीनियरिंग माइंडसेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। बट क्या उससे कुछ चीजें याद रहने वाली है? कुछ टाइम के बाद नहीं रहने वाली। JEE जब एक रात में क्रैक नहीं हुआ तो कॉलेज की पढ़ाई हम एक रात में करके क्रैक करके खुद को सोचते हैं कि वी आर अ रियल इंजीनियर, बट वो चीज तो याद नहीं रहने वाली। तो एक्चुअली वी आर जस्ट स्पेंडिंग टाइम, वेस्टिंग टाइम, क्रूशियल ईयर्स, गेटिंग डिप्रेस्ड। ऑल्सो जब आप इतना ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर घुस जाते हो, यू एक्चुअली डोंट नो हाउ टू बिल्ड रिलेशंस विथ योर फैमिली, विद द ऑपोजिट जेंडर, विथ योर ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स। आप पूरा डिटैच हो जाते हो क्योंकि वो JEE के पीरियड के दौरान से शुरू हो जाती है। मोस्ट ऑफ द पीपल विल गो टू कॉमर्स। जो साइंस बैकग्राउंड में भी जाएंगे वो भी फिर अपने लिए फोकस्ड रहेंगे। So a lot of people start getting lonely after some times. And to come back to a normal social life is also very difficult because they don't know how to talk. And the third thing may be कि लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी पैकेजेस लगती है, because they are seeing just कि हाँ यार इसको फलाने को 1 करोड़ की पैकेज लग गई, इसको 1.5 करोड़ की लग गई, बट वो तो 1-2 को ही लगती है ना। बाकियों को तो वही 12 LP है। आज भी वही सीन है, हर कॉलेज का वही सीन है। सो आज के टाइम पे आप उतना तो कुछ क्रिएटिव चीज करके भी कमा सकते हो। सो व्हाई टू स्ट्रेस सो मच टू क्रैक JEE? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब दिक्कत ऐसा स्पेसिफिक कॉलेज में नहीं, बट इस करिकुलम में दिक्कत है। अगर सही से सिखाए तो उन कॉलेजेस में ही बहुत पोटेंशियल है। हाँ, क्योंकि एटलीस्ट जो बेस्ट बात मुझे लगती है IITs, NITs या Tier 1 कॉलेज के लिए, क्योंकि वहाँ फिल्टर होके बच्चे जाते हैं, तो आपका जो पीयर ग्रुप होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। फिर अब ये टोटली कॉलेज के प्रोफ्स, कॉलेज के स्ट्रक्चर, करिकुलम, इस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे यूटिलाइज करते हैं। और क्या आप ये बता सकते हैं, मतलब मैंने ये कहीं से सुना है कि जिनके हाईएस्ट पैकेजेस लगते हैं ज़्यादातर उन्होंने खुद को ही रेडी किया होता है, मतलब या तो सेल्फ स्टडी या खुद अपने आप से पढ़ के या अपने ग्रुप्स बना के। तो क्या यही होता है या कॉलेज की वजह से लगते हैं? एग्जैक्टली यही होता है। और ये कॉलेज के पहले JEE की प्रिपरेशन के टाइम भी होता है।
हमें लगता है कि इस कोचिंग ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया, इस कोचिंग ने टॉपर्स बनाए, इस कोचिंग ने इतने सिलेक्शंस दिए, वहां भी वही हो रहा होता है। वो स्टूडेंट जो लग के रखता है वही करता है एक्चुअली। स्टूडेंट का एफर्ट आज भी, सेल्फ स्टडी का एफर्ट आज भी मुझे लगता है 90% है। 10% इज ओनली द एफर्ट ऑफ द कोचिंग और द मेंटोर ही इज गेटिंग। 90% जो फ्यूल है वो स्टूडेंट के अंदर से आता है, और सेम चीज वहां भी रिपीट होती है। और मुझे लगता है थ्रू आउट द लाइफ सेम चीज रिपीट होती है। सही बात। कि जो लोग ऊपर उठते हैं, द टॉप 1% क्लब, वो अपनी मेहनत से ही उठते हैं। तो सर आपके अब इस NIT से AR स्क्वाड बनाने की जर्नी, जैसे आपने बताया कि आप स्टडी हब कोटा में गए थे, तो वो स्टोरी अगर आप शेयर करना चाहें थोड़ा। सो लाइक AR स्क्वाड की शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी। जब मैं 16 ईयर्स का था, स्टार्टेड विद होम ट्यूशंस, इट वाज नेम्ड राठी क्लासेस एट दैट टाइम। सो उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट था, और एक दिमाग में कीड़ा था, बिकॉज आई सॉ अ पर्सन टीचिंग, ही वाज माय फिजिक्स टीचर, सो आई गॉट प्रीटी इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिम। एंड मुझे लगता था कि यार मुझे भी ऐसा बनना है, और मुझे लगता था कि मुझे एक ग्लैमरस टीचर बनना है। सो माई एम वॉज टू मेक फिजिक्स लवेबल बाई द कंट्री इन अ वेरी ग्लैमरस मैनर। फिजिक्स को जैसे लोग सोचते हैं ना, फिजिक्स सोचते दिमाग में एक बोरिंग चीज़ें आ जाती है। तो मुझे लगता था कि यार मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा और फिजिक्स का इंडिया का बेस्ट टीचर बनूंगा। वो दैट वाज द इनिशियल एम। सो इट स्टार्टेड विद होम ट्यूशंस। क्लास 10 आई यूज्ड टू टीच क्लास 9 स्टूडेंट्स। आई देन लिटरली आई स्टार्टेड टीचिंग माय एल्डर गाइज ऑल्सो। जब मैं क्लास 10th या 11th में था, आई यूज्ड टू टीच क्लास 12 स्टूडेंट्स फॉर JEE। सो दैट वाज अ वेरी interesting experience. So when I wrote my class 12 exam, I had 13 students who were also in class 12. Not friends. Like they used to pay me. मतलब almost आपके classmates ही आपके students थे। Exactly. They used to literally pay me, and there were total 13 of them. Then Rathi classes बंद हुआ इन अ सेंस कि फिर JEE की प्रिपरेशन मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था। सो 1 year ड्रॉप आई टुक, एंड वहाँ पे मैंने टीचिंग वगैरह सब बंद कर दिया। देन अगेन वहाँ कोटा पे गया, तो वहाँ पे जो जूनियर्स थे उनको पढ़ाने बैठ गया, और कहीं ना कहीं पता नहीं कि उनको भी समझ आ जाता है कि ये इंसान कुछ सिखा सकता है, कुछ समझा सकता है। तो दे ऑल्सो यूज्ड टू कम इन माई रूम, मैं उन्हें पढ़ाता था। सो टीचिंग, मुझे समझ आया कि टीचिंग से मेरा पीछा छूट नहीं रहा। तो जब मैं कॉलेज गया, सो कॉलेज जाके लोग जनरली क्या करते हैं, पहला हफ्ता ओरिएंटेशन एंजॉय करते हैं। सो मैं गया पहले हफ्ते, और ओरिएंटेशन थोड़ा बहुत एंजॉय किया। उसके साथ साथ मैं वहाँ पर ही त्रिची के अंदर में आई वॉज सर्चिंग फॉर अ टीचिंग जॉब। सो पहले ही दिन, दूसरे दिन मैं निकल गया साइकिल लेके, इधर उधर निकल गया, बस पकड़ के लोकेशन देख देख के चला गया। अलग अलग कोचिंग में रैंडमली चला गया, वहाँ पे जाके मैं पूछने लगा कि कुछ जॉब अवेलेबल है फिजिक्स टीचर की, एंड ऑल दोज थिंग्स। It didn't work out because they used to think कि my demands of salary was very high being a fresher student, but मैं तो अपने दिमाग में टीचर था ना पहले ही। So वहाँ मैच नहीं हुआ। Then I started YouTube. So YouTube में मेरे चैनल का नाम था पहले आयुष राठी। Then धीरे धीरे किसी ने कमेंट किया होगा कभी कि AR स्क्वाड ऐसा कमेंट किया होगा। So मुझे अच्छा लग गया। Maybe I have asked to recommend channel names. So after around 20-30,000 subscribers, someone recommended AR Squad, and I kept it. And that name is continuing till now. जो कोटा वाली जर्नी थी वो ऐसी थी कि तब था फिजिक्स टीचर बनने का कीड़ा। सो आई थॉट कि यार मैं जाता हूँ कोटा, एंड वहीं पर मैं फिजिक्स टीचिंग करता हूँ। सो आई स्टार्टेड फिजिक्स ओनली इंस्टीट्यूट, जहाँ पे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा था, एंड आई वॉज टीचिंग फिजिक्स कोविड के पहले। देन कोविड हैपेंड, एंड वो सारी चीज़ें हुई, सेकेंड वेव आया। दूसरी बार मैंने फिर गया, मैं वहाँ पे जिस दिन मैं गया वापस, सेकेंड वेव उसी दिन आया। एंड फिर मेरे को एक चीज़ समझ आई कि आई एम नॉट द पर्सन हु कैन स्टे एट वन प्लेस। तो जब मैं एक जगह रह नहीं सकता, तो आई विल नॉट बी वेरी डिसिप्लिन विद टेकिंग द क्लासेस। एंड देन धीरे धीरे मैं उस चीज़ को ऑनलाइन करते गया। नाउ जो मेरी स्पेशलिटी थी, आई वॉज वेरी special in making students learn in less time. Like I was good in crash courses. I was good in कि 1 साल नहीं पढ़ना, 3 महीने में पढ़ना है, 2 महीने में पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से एग्जाम्स क्रैक करने हैं, स्मार्ट वेज में स्कोर बूस्ट करना है। आई वॉज गुड इन दैट। सो धीरे धीरे स्टूडेंट्स की इतनी डिमांड आई कि वो फिजिक्स वाला चीज तो छूट गया, बाकी सारी चीजें आगे बढ़ गई। स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से, स्टूडेंट्स की डिमांड की वजह से एडजस्ट किया। मेरी आज भी इच्छा है कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊं, है ना। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स डिमांड करेंगे, मैं चाहता हूं
कोई ऐसा डिमांड करे कि मुझे मन कर जाए वापस फिजिक्स पढ़ाने का, बट डिमांड ही नहीं आती उतनी, सो आई एम नॉट डूइंग इट। तो सर जैसा कि आपने बताया कि AR स्क्वाड ऑफिशियली आपने कॉलेज के बाद कोटा में शुरू किया है। खैर मैं भी कोटा में रहा हूँ। ओके। तो कोटा में ऐसे सुनने में आता है कि कोचिंग्स, आपने देखा होगा काफ़ी सारी कोचिंग्स को, आपके कनेक्शंस भी होंगे, तो क्या सच में जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं वो रिजल्ट्स खरीदते हैं बस बिलबोर्ड्स पर लगाने के लिए? आई डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट, बट आई एम श्योर होता होगा, आई एम श्योर होता होगा। मतलब मैंने, हाँ, कभी कभी मेरे को ऑफर्स आए हैं जब आई वॉज अ स्टूडेंट, तो वहां पर कुछ लोगों को भनक लग गई थी कि इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, सो आई गॉट सम ऑफर्स। जेई के लिए भी मुझे कुछ ऑफर्स मिला था बिफोर राइटिंग द एग्जाम, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता नहीं था कि मेरा क्या रिजल्ट आएगा, बट दे अंडरस्टूड दैट इसमें कुछ बात है, उनको लगा ये बहुत अच्छा करेगा। और कॉमेट के लिए भी मुझे कुछ कुछ ऑफर्स आए थे, आई डिडंट एक्सेप्ट दोज थिंग्स। सो कॉमेट के का भी कुछ कुछ सीन था, मतलब बहुत सारी चीजें होती है कि लाइक you write the exam, you know leave the seat and वो management quota and all those things, you get commission, all those things, बहुत सारी चीज़ें होती है, और ये रिजल्ट वाला चीज़ तो होता ही है, डेफिनेटली होता ही होगा। ठीक है, जैसे कि आपने ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया है, आपने खुद ऑफलाइन पढ़ा है, तो अभी आप क्या सजेस्ट करते हैं स्टूडेंट को कि वो ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े या बस पढ़े, दोनों मैटर नहीं करता, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? और मुझे लगता है कि मैं पढ़ाई के ऊपर देखता हूँ चीज़ों को। मुझे ये नहीं लगता कि आप सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहे हो। मुझे लगता है ऑफलाइन बिल्ड्स कैरेक्टर। जब आप ऑफलाइन रहते हो, आप स्कूल में रहते हो, आप कॉलेजेस में रहते हो, इट बिल्ड्स कैरेक्टर। पढ़ाई आप कहीं पे भी कर सकते हो, जिसको पढ़ना होगा ना वो ऑफलाइन भी पढ़ लेगा, ऑनलाइन भी पढ़ लेगा, कैसे भी पढ़ लेगा। जिसको नहीं पढ़ना होगा वो दोनों में नहीं पढ़ेगा। बट जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो, एटलीस्ट आपके पास ऑफलाइन का टच होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो, आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप कुछ ऑफलाइन एक्टिविटीज तो करो, जहां पर आप और अपने जैसे लोगों से मिल रहे हो, खेल कूद ही कर रहे हो, वो तो करो। मतलब ऑनलाइन के चक्कर में ये नहीं कि अब 2 साल घर पे ही बैठ गए पूरा और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। 2 साल बाद तो आप इंसान ही अलग बन जाओगे। जेई क्रैक करके भी क्या फायदा जब आपसे कोई बात ही नहीं करने आ रहा फिर। सो ये मेरा थिंकिंग है कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, बट ऑफलाइन का फ्लेवर होना चाहिए आपके लाइफ में हमेशा। मतलब वो इंटरेक्शंस बने रहने चाहिए, इंटरेक्शंस बनाना चाहिए, क्योंकि आगे तो जेई की बातें कब तक करते रहोगे? वही फिजिक्स और वही वेक्टर्स और वही रोटेशन कब तक आप करोगे? आगे कोई सुनने नहीं वाला वो चीज। वही मतलब ये किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है, नहीं रहना। ह्यूमन को बोला ही सोशल एनिमल जाता है, तो आपको, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं और उनका जो जेई फेस होता है, इनफैक्ट मेरा भी जो जेई फेस था, तो मैं तो अपने सारे फ्रेंड से कट हो चुका था, स्कूल फ्रेंड से, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और कॉलेज आके समझ आया कि नहीं, पढ़ाई के बाहर जो दुनिया है वो ज्यादा बड़ी, और अब जाके मैं कनेक्शंस बिल्ड करने में फोकस कर रहा हूँ। ट्रू। तो वापस आते हैं AR स्क्वाड की जर्नी पर। आपने जैसे बताया आपको फिजिक्स पढ़ाना बहुत पसंद था, और अभी आप ऑडियंस की डिमांड की वजह से ये क्रैश कोर्सेज वगैरह पे आ गए, और मैंने आपका रीसेंट कंटेंट भी देखा, तो आप काफ़ी अनोखे तरीके से कुछ चीट कोड्स या जिन्हें लोग तुक्का भी कहते हैं, ये ट्रिक्स, तो ये बनाते हैं। तो फॉर श्योर, क्योंकि ये लोगों को ऐसा लगता है कि बस तुक्का मारना है, 4 ऑप्शन है, आंखें बंद करके कुछ लगा दो। तो क्या ये ऐसा है या सच में कुछ इफेक्टिव, कुछ कैलकुलेटेड वे है ये करने का जो आप बताते हैं? जब मैं जेई स्टूडेंट था, एस्पिरेंट था, मैंने बहुत सारे टाइम वेस्टेज किए जो जेई एस्पिरेंट्स करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस में, एडिक्शंस में, सारी चीज़ें मैंने करी। सो नाउ आई केम टू अ पॉइंट जहाँ पर मेरे पास टाइम बहुत कम था और मुझे अब एग्जाम अपेयर करना है। जैसे कि मैंने बोला कि मैं क्लास 12th में था, आई वॉज टीचिंग, तो क्लास 12th में भी मेरी जेई की प्रिपरेशन वॉज नॉट अप टू द मार्क। मेरा बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन वॉज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क, बिकॉज टू बी इंटेलिजेंट एंड टू बी गुड इन सम चैप्टर्स डजंट मीन यू विल क्रैक जेई। सो आई वॉज वेरी गुड इन सम चैप्टर्स, बट माई सिलेबस वॉज नॉट कंप्लीटेड। सो जब मैं एग्जाम देने गया, मेरे को समझ आ गया, एक सिंपल सी फंडा मेरे को समझ आती है हमेशा, जो मैं स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि आप अगर एक क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, आप बॉल छोड़ के तो रन नहीं बना सकते। तो मुझे ये था कि भाई बॉल छोड़ के तो रन नहीं बन रहे, तो बॉल खेलना तो पड़ेगा। ठीक है, मैंने खेला, मुझे दिखा कि हाँ यार ये तो सही वर्क कर रहा है। अगले साल मैंने बहुत प्रोफेशनली इस चीज़ को किया ड्रॉप ईयर में, एंड मेरा स्कोर 130s के रेंज से 180s के रेंज में चला गया। सो वहाँ तो मेरा कंप्लीटली गेम चेंज हो गया ना। जहाँ मेरी रैंक कुछ बहुत पीछे आती, वहाँ मेरी रैंक आई 15,000, क्लोज टू 98, 99 परसेंटाइल के आसपास था। NIT Trichy मुझे मिला, एंड दैट वाज अ प्लान, दैट वाज अ स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके उस टाइम डिसाइड किया कि चलो अब तुक्के मार देते हैं। पहले से पता होता है, जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको पता होता है आपका ये रेंज में स्कोर आ रहा है बार बार।
इतने से इतने के बीच में स्कोर आ रहा है, हर स्टूडेंट को पता होता है। जिसको नहीं पता वो मॉक टेस्ट नहीं दे रहा है, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। तो मुझे पता था कि यार मेरी इस रेंज में स्कोर आती है, मुझे इस रेंज में पहुंचना है, तो इतने बचे हुए क्वेश्चंस मेरे रहते हैं ऑन एन एवरेज पेपर में, इसको मैं अगर अटेम्प्ट कर दूं इतनी परसेंटेज तुक्का एक्यूरेसी से, फॉर एग्जांपल अगर आप 10 में से 4 सवाल सही करते हो, दैट मींस यू हैव अ 40% तुक्का एक्यूरेसी। सो 4 सवाल में आपको जो पॉजिटिव स्कोर आएगा +4 करके अकॉर्डिंग टू जेईई पैटर्न, दैट विल बी हायर देन जो -6 आपका होगा। सो जो क्वेश्चंस हम छोड़ देते हैं वहां अगर हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दें तो मेरे इतने इतने नंबर बढ़ सकते हैं। सो दैट्स अ कंप्लीट साइंटिफिक स्ट्रैटेजी। जो लोग समझते हैं वो इसका फायदा उठाते हैं, और जो नहीं समझते इसका फायदा नहीं उठा पाते। बिकॉज जब आप एक इंजीनियर बन रहे हो, यू विल नॉट ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन इन फ्रंट ऑफ यू। और ये बोलना कि मेरे पास इसका सोल्यूशन नहीं है तो मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूंगा या मैं इस प्रॉब्लम को ट्राई नहीं करूंगा, दैट्स नॉट इंजीनियरिंग कैरेक्टर। इंजीनियरिंग कैरेक्टर होता है कि भाई आप इसको ट्राई करोगे, 10 में से आप 4 ही बार सक्सेसफुल हो जाओ, बट वो 4 बार आप ऐसा चीज बनाओगे जो उस 6 बार के फेलियर से ज्यादा होगा। और इसी तरीके से तो मार्किंग पैटर्न सेट है ना। मार्किंग पैटर्न ऐसा तो नहीं है कि आपका सही होने पे 10 नंबर, लेट्स से 1-2 नंबर मिलेंगे और माइनस होने पे आपका ज्यादा हो जाएगा। आपको सही होने पे 4 नंबर मिल रहे हैं, माइनस होने पे -1 ही हो रहा है। सो 4 में से एक क्वेश्चन भी आप अगर सही करते हो, बाकी 3 गलत भी करते हो, स्टिल यू आर इन अ पॉजिटिव साइड। सो या तो मार्किंग पैटर्न में फॉल्ट है, या तो स्टूडेंट्स इसका प्रॉपर लेवरेज नहीं उठा पा रहे। तो मुझे समझ आ गया था। एंड ऑल्सो लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक कॉमेट के, KCET, MST CET, Maharashtra CET, all these exams don't even have negative marking. VIT EEE, if I'm not wrong. So all these exams don't even have negative marking. So मुझे समझ आ गया कि भाई जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहां तो वही बच्चा आगे बढ़ेगा ना जिसको बढ़िया तुक्का मारना आता है। बिकॉज अगर 200 नंबर का पेपर है, मैंने 50 सॉल्व किया, तूने 50 सॉल्व किया, अब वो बचे हुए 150 में जो बेटर तुक्का मारेगा उसी की तो लड़ाई है। तो लड़ाई तो तुक्के की है, लोग समझते ही नहीं है। लोगों को लगता है 50 की लड़ाई है, 50 तो दोनों ने कर लिया, अब वो 150 में मैं 50 तुक्के सही करूंगा, दूसरा कोई 30 तुक्के सही करेगा, 40 तुक्के सही करेगा, सो मेरा स्कोर तो ऑलरेडी उससे ज्यादा आ रहा है। सो ये स्ट्रैटेजी थी कंप्लीट। सो जब ये चीज हुआ एंड यूट्यूब पे मैंने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बताने शुरू किए, एंड इट बूम्ड इन 2018, 2017, 2019। उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आया था, जिसके वजह से मैं थोड़ा सा इस चीज़ से मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी ऑफ शेयरिंग द ट्रिक्स मैंने कम कर दी थी। फिर धीरे धीरे आई अंडरस्टूड दैट दिस इज़ इम्पैक्टफुल। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स के लाइफ में इम्पैक्ट हो रहा है, उनके स्कोर बढ़ रहे हैं, बहुत दुआएं मिल रही है। बहुत सारे पेरेंट्स के ऑडियोज़ जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लगता है अगर पेरेंट्स समझ रहे इस चीज़ को तो बच्चा क्यों नहीं समझ रहा, और जो नहीं समझ रहा उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो समझेगा वो अटेम्प्ट करेगा। मुझे लगता है कि लोग इसको ऐसे सोचते हैं कि ये शॉर्टकट है कि कुछ मत पढ़ो, आपके वीडियोस देखो या कोई भी चीट कोड्स के वीडियो देखो और जाके तुक्का लगा दो। बट असल में इट इज़ चेरी ऑन द केक कि आपने पढ़ रखा है, आपको आइडिया है, बस अब आपको एलिमिनेट करना है या आपको वो मेथड्स लगाने जिसकी वजह से आपकी सही आंसर पिक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन लोग इसको अंधेरे में निशाने मारने से समझते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे या किस तरह से इसको जस्टिफाई करना चाहेंगे कि ये तुक्का मतलब वो तुक्का नहीं है जो तुम अपनी 2nd-3rd क्लास में लगाते थे कि कुछ नहीं पता क्वेश्चन के बारे में, कुछ नहीं पता टॉपिक के बारे में, रैंडम पिक कर लो। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, दे सर्च तुक्का ट्रिक्स बिफोर द नाइट ऑफ द एग्जाम। एग्जैक्टली। सो इट्स नॉट माई फॉल्ट अगर उनके फीड में मेरी वीडियो एग्जाम के पहले जा रही है। They could have searched it 1 month ago. They could have searched it 3 months ago. They don't do it. So जो नहीं करते, जो लास्ट मोमेंट में तुक्का ढूंढते हैं, उन्हीं को YouTube मेरी वीडियो रेकमेंड करता है। और जब उनको रेकमेंड करता है, उनमें अगर उनका दिमाग बंद है, they started thinking like this कि इससे थोड़ी हो सकता है। They only find it out. They only search it. जब लोग सर्च करते हैं तभी तो वीडियो पे रीच आता है ना, और एग्जाम के पहले रीच आता है। मैं तो साल भर यही बताता हूँ, साल भर उतने स्टूडेंट्स नहीं सीखते, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है वो सीखते हैं, बट एग्जाम के पहले ज्यादा लोग आते हैं क्योंकि सबको लालच होता है कि भाई नंबर बढ़ जाए कम टाइम के अंदर में। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैंने किसी को बोला कि भाई आप पढ़ाई मत करो, आपका इससे हो जाएगा। इन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो आई से पढ़ाई से आप एक लेवल तक पहुंचो, वो लेवल अगर 0 भी है तो भी कोई बात नहीं, स्टिल आपके मार्क्स में बढ़ा सकता हूं, बट अगर एक लेवल तक पहुंचो वहां से आप बूस्ट करो, गुड। अब अगर टाइम ही नहीं है, सुसाइड के केसेस आते हैं, जेई एग्जाम दिया बच्चे ने सुसाइड कर लिया, जेई एग्जाम के पहले बच्चे ने सुसाइड कर लिया, सो व्हाट्स बेटर, सुसाइड
डिप्रेशन, हार मानना, या फिर जितने क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो उस पर तुक्का लगा के अपने नंबर को मैक्सिमम पॉसिबल स्टेज पे लेके जाना। और इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि जिस बच्चे ने ज्यादा अच्छी पढ़ाई करी होती है उसके मार्क्स कम बढ़ते हैं ट्रिक से, जिसने एवरेज पढ़ा होता है उसके मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे ट्रिक से, और जिसने कुछ नहीं पढ़ा होता उसके मार्क्स और ज्यादा बढ़ेंगे ट्रिक से, क्योंकि द सैंपल स्पेस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इज मोर। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जो एब्सोल्यूट जीरो पे है, वो ट्रिक से सबसे ज्यादा नंबर बढ़ाएगा, क्योंकि वो पूरा पेपर ट्रिक से करेगा। जिसने 50% किया वो 50% पेपर ट्रिक से करेगा। सो इस तरीके से इन चीजों को सिखाया गया है, बनाया गया है कि नंबर तो सबके बढ़ेंगे, जो नहीं बढ़ाएगा वो पीछे रह जाएगा। बट सर क्या आप इस वर्ड जो आप यूज कर रहे हैं ट्रिक, इसको क्या आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकते हैं ताकि ऑडियंस भी वही समझे इसका मतलब, वो ऐसा ना समझे कि आपने जैसे SHM का नाम ही नहीं सुना है तो आप उसका क्वेश्चन कर लेंगे और आपका सही भी हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी प्रोबेबिलिटी तो कम ही होगी। तो क्या आप इस ट्रिक वर्ड को थोड़ा समझा सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इससे? सो इट एक्चुअली हैपन समटाइम्स कि आपने SHM के बारे में नाम तो खैर नहीं, बट आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा, मतलब आपको बस खाली पता है कि SHM ऐसे होता है, इतना आपको पता है, आप उतनी सी नॉलेज पे भी JEE के क्वेश्चंस कर सकते हो। वो कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर होना चाहिए। तो सो ऐसा होता है कि बहुत बार स्पेशली इन सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, मुझे खुद बहुत सारे चैप्टर्स नहीं पते अभी तक, और मैं उसके उन चैप्टर्स के 100 से ज्यादा क्वेश्चन मैं ट्रिक से उड़ा चुका हूँ JEE के, और मैं स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ, स्टूडेंट्स ने भी उड़ा दिए। मुझे आज भी बहुत सारे चैप्टर्स अनटच्ड हैं, बट उनको मैं ट्रिक से उड़ा देता हूँ। आपका एक माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट डेवलप है और आपको एकदम 5-10% भी किसी चीज के बारे में पता है, आप एक प्रेडिक्शन कर सकते हो। हम बैठे बैठे यहाँ से क्रिकेट मैचेस में प्रेडिक्शन करते हैं, आज तो ये टीम जीतेगी, आज तो KKR जीतेगी, आज तो RCB हारेगी। क्यों प्रेडिक्शन करते हैं? बेस्ड ऑन फीलिंग्स। आपकी फीलिंग्स, लॉजिक, सारी चीजें जब एक साथ एक्टिवेट होती है तो वहां आप प्रेडिक्शन करते हो। आपको फील आ रहा होता है कि यार आज शायद बारिश हो सकती है, फिर आप बादलों की तरफ देखते हो कि हाँ यार शायद हो सकती है, तो आप उसके बेस पे कहते हो। सो तुक्का एंड ट्रिक्स बहुत सोच के रखा हुआ दो वर्ड है, सोचा हुआ भी नहीं है, बिकॉज पीपल ओनली सर्च दिस। तुक्का मीन्स गेस, ट्रिक मीन्स लाइक अ जुगाड़, अ देसी ट्रिक। सो व्हेन वी कंबाइन दीज टू, यू एक्चुअली स्कोर गुड इन एग्जाम। अगर हम कहें कि सिर्फ तुक्का मारो, तो एक नेगेटिव फील आती है। अगर हम कह रहे हैं हम ट्रिक्स लगा रहे, एक पॉजिटिव फील आती है। किसी भी एग्जाम में आप कोई भी टीचर को अगर इंप्रेस करना होता है अपने स्टूडेंट्स को, वो ट्रिक सिखाता है। सो ट्रिक से टीचर इंप्रेस करता है अपने स्टूडेंट्स को, मींस ट्रिक्स इज अ पॉजिटिव चीज, तुक्का इज अ नेगेटिव चीज। अगर दोनों को बैलेंस करके हमारा श्योर शॉट मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, सो व्हाई नॉट। इसीलिए नाम मैंने लिया है तुक्का ट्रिक्स। अच्छा, ये वेबसाइट का नाम भी है आपकी? तुक्का ट्रिक्स। हाँ, और लाइक ये मैंने 2-3 साल पहले से सोच के रखा था कि सम डे व्हेन आई फील आई विल टेक tukkatricks.com, और अब जाके मैंने लिया है रिसेंटली, लाइक बहुत लेट से। मतलब आपके हिसाब से ये तुक्का ट्रिक्स या ये जो भी चीजें हैं वो एक रैंडम हवा में गेस नहीं है, ये इट इज मोर लाइक कनेक्टिंग द डॉट्स, कि आपको थोड़ा इसका आइडिया है, इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं और फिर इससे आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं जिसके सही होने की प्रोबेबिलिटी उन चारों ऑप्शंस में सबसे ज्यादा है। या और ऑल्सो जब आप ट्रिक्स लगाते हो, सो आपका डर कम हो जाता है, सो आप तुक्का बहुत बेटर लगा पाते हो। सो जो सिर्फ तुक्का लगाते हैं वो हमेशा डर डर के लगाएंगे। हालांकि आप तुक्का लगाओगे सिर्फ तो भी आपके स्कोर बढ़ेंगे, अगर आप जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे लगाओगे तो। क्योंकि आपको देखो 10 में से आपको 2 ही क्वेश्चन सही करना है टू स्टे नील। 10 में 2 सही करोगे तो 8 नंबर आएंगे, 8 गलत करोगे तो -8 हो जाएगा JEE मेन पैटर्न के हिसाब से, तो आपका स्कोर तो नील ही रह रहा है। तो आप क्वेश्चन छोड़ो, चाहे आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसमें से 2 सही करो, बात बराबर है। वेरी इजीली यू कैन गेट 4 to 5 करेक्ट। 4 तो आप करेक्ट कर ही सकते हो, तो आपका स्कोर बढ़ता ही है। बट जब आप ट्रिक लगा लेते हो, लेट्स से यू हैव अ सैंपल स्पेस ऑफ 10 क्वेश्चंस, उसमें से अगर आप 2 क्वेश्चन में ट्रिक लगा लिए श्योर शॉट, तो अब आपके पास वो लेवरेज है कि आप 8 क्वेश्चन में खुल के तुक्का मार सकते हो फ्रीली। जब आप फ्रीली मारोगे, कॉन्फिडेंस से मारोगे, तो उस 8 में से भी कुछ कुछ सही निकलेंगे, तो ओवरऑल आप एक पॉजिटिव लूप में चले जाते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो सर जैसे आपने बताया था कि आपने अपने ड्रॉप ईयर में इस चीज को जो आप सिखा रहे हैं आपने खुद यूज करके देखा था, तो कितना बेनिफिशियल रहा था आपके लिए? ये गेम चेंजर। आज मैं बोल पा रहा हूँ इससे रिलेटेड ओनली बिकॉज ऑफ दैट। मेरा स्कोर एग्जैक्टली अराउंड 41 मार्क्स बढ़ा था। समवेयर अराउंड 134 से आई गॉट 175 का जंप।
So I solved around 156 marks का. That time it was 360. कल्पित वीरवाल was the year one. हाँ उस ईयर का पेपर था. So 360 मार्क्स का पेपर था, उसमें I solved 156 on my own. अब उस 156 में सारे तो सही होंगे नहीं, उस 156 में कुछ गलतियां हुई. So that was around 39 questions I solved out of 90. So around 34 और 35 सही हुए, तो कुल मिला के उसमें मेरा स्कोर आ रहा था अराउंड 134 में भी और 131 में भी, उस रेंज में. एंड मेरा फाइनल टोटल था 175. सो हाउ दैट हैपेंड, मैंने तो सॉल्व ही नहीं किया उतना, 156 सॉल्व किया, उसमें भी कुछ मिस्टेक्स थे. दैट हैपेंड बिकॉज आई अटेम्प्टेड ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस, पूरा 90 अटेम्प्ट किया. अब उस सिचुएशन में किसी भी स्टूडेंट को लगेगा कि भाई मैं रिस्क क्यों लूं, कम हो गया तो, बट कम होता ही नहीं है ना आप सही तरीके से लगाओ तो. ये मुझे पता था, मैंने मॉक टेस्ट दिया था पहले से, मुझे पता था कम तो होगा नहीं. अब 20 नंबर बढ़े, 40 बढ़े या 70-80 नंबर बढ़ जाए, वो मेरे हाथ में है. वर्स्ट केस में तो नील रहेगा, और नील भी नहीं रहता, उससे ऊपर ही जाता है. सो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है. मतलब ये चीज ऐसी नहीं है कि आप लास्ट नाइट पढ़ेंगे आ जाएंगे, इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस चाहिए कि हाँ. किस तरह से आप सही गेस कर सकते हैं या सही तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं हाँ. चीजों को. इट टेक्स फ्यू डेज. मतलब सीखने वाला पार्ट कैन हैपन इन लाइक फ्यू आवर्स. लाइक जो मेरे कोर्सेज हैं, दैट्स डिजाइंड इन अ वे कि बच्चा एक दिन पहले भी अगर एक्सप्लोर कर रहा है, सो ही डजंट लूज हिज होप एंड ही कंप्लीट्स इट इन द रिमेनिंग टाइम. बट टू practice it in mocks gives you more confidence, and to practice it in 2 or 3 mocks takes maybe 2 days after learning, 2 to 3 days. तो अगर आप 2-3 दिन effectively इसको आप सीखोगे, एक बार सीखोगे, तो आपको वो हेल्प हो जाएगा आगे जितने एग्जाम्स आप दे रहे हो उस पे. बट अगर आप इसको पहले ही सीख लो तो वो प्रेशर नहीं आएगा लास्ट मोमेंट पे. बट पहले स्टूडेंट सीखते नहीं है. मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप 20 दिन पहले सीख लो, 1 महीने पहले सीख लो, बट वो एक हफ्ते पहले ही आएंगे सीखने के. इसको उससे क्या होता है, उनका वो रिवीजन का टाइम जो है, वहां वो रिवीजन कर सकते थे पहले सीख के, बट वो लास्ट में अब वो पीयर प्रेशर में सीखने आते हैं कि हाँ यार अब फोमो हो रहा है, उनको हमें भी नंबर बढ़ाने हैं, मेरे तो आ नहीं रहे, डिप्रेस्ड होकर सीखते हैं. और वहां फिर आप जब एंग्जाइटी में सीख रहे हो तो वहां बहुत डिफिकल्ट है वो चीज को उस लेवल पे लेके जाना. क्योंकि वहां एक्चुअली मुझे लगता है कि जब आप एंजाइटी ये या टेंशन में सीखते हैं तो आप असल में सीखते ही नहीं है. आपके दिमाग में बस ये आ जाता है कि ये करने से हो जाएगा, पर वो करना कैसे है उस पर ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं रहता, सारी टेंशन बनी रहती है दिमाग में, और आप उस प्रोसेस को एक्सपीरियंस नहीं करते हो. जो स्टूडेंट्स उस प्रोसेस को एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक जब आप कोई चीज सीख रहे हो तो आप लालच में नहीं सीख सकते कि जल्दी सीख लो और मेरा नंबर बढ़ जाए. आप उसको पूरी शिद्दत से जब सीखोगे तब मैजिक हैपन होगा. तो स्टूडेंट्स जब उसको उस माइंडसेट से देखते हैं कि मेरे एक दिन में नंबर बढ़ जाए, तो वो चीज फिर नहीं हो पाता. फिर वही वो स्टूडेंट्स होते हैं जो फिर बाद में कहीं ना कहीं हेट फैलाते हैं कि अरे यार इसके वजह से ये चीजें होगी, इसके वजह से मेरा नंबर कम आ गया. एंड स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा एक बहाना मिल जाता है जब स्टूडेंट्स कुछ वेरी स्मॉल 0.23% ऑफ स्टूडेंट्स जो बाद में आके मुझे ब्लेम करते हैं कि मेरे तो इतने नंबर आ रहे थे, आपके वजह से मेरे नंबर कम हो गए. बट इवेंचुअली मैं बहुत खुश हूं ये देख के कि इन द लास्ट 2-3 years a lot of students have actually understood the science behind this properly and they defend it. I don't have to defend it. तो सर जैसे आपका AR स्क्वाड का कोर्स भी है, तो क्या आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं अपने ही स्टूडेंट्स के जिनके स्कोर बूस्ट हुए हैं आपके सिखाने की वजह से? So I think more than 10,000 plus students in the last 3 to 4 years have improved their scores from my course. ठीक है. आई एम अ बिलीवर ऑफ, जैसे होता है ना कि यार कोचिंग वाले रिजल्ट्स दिखाते हैं जिससे कि उनके और एडमिशंस आए. अभी तक मैंने उस प्रोसेस पे मैं गया नहीं हूँ. वही अगेन क्योंकि आपका मानना है कि ज्यादातर स्टूडेंट का ही एफर्ट होता है सेल्फ स्टडी वाला. हाँ, तो अगर पूरा मतलब मुझे लगता है स्टूडेंट अगर खुद आके अगर अपना फीडबैक दे रहा है या खुद वो अपना रिव्यू शेयर कर रहा है, आई टेक दैट. बट हम किसी को चला के बोलते नहीं है कि आपका क्रेडिट हमारा है या ऐसा कुछ, बिकॉज हमें नहीं पता ना वो स्टूडेंट ने कितनी पढ़ाई खुद से करी, उस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स बढ़ाए. और और प्लस ऑनेस्टली अभी उतना सिस्टम भी डेवलप नहीं हुआ है कि उस चीज़ों को टाइम दिया जा सके. बट डेफिनेटली मोर देन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव इम्प्रूव्ड देयर स्कोर्स.
एज पर द एनरोलमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव शेयर्ड देयर फीडबैक्स ऑन यूट्यूब, जिन्होंने ओपनली बताया कि उनके मार्क्स बढ़े हैं. ओवर द ईयर्स यू विल सी अ लॉट ऑफ मोर स्टूडेंट्स कमिंग आउट एंड स्पीकिंग इट. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए नहीं बताते क्योंकि उनको पीयर प्रेशर का एक डर रहता है कि यार मैं अगर बताऊंगा तो लोग ये सोचेंगे कि मैंने तुक्के से ही किया है, सिर्फ तुक्के से ही किया है. ये एक बहुत बड़ी इशू रहती है. तो स्टूडेंट्स कभी कभी आते हैं, अपने टेस्टिमोनियल्स शेयर करते हैं, बट दे टेल टू नॉट डिस्क्लोज देयर नेम. तो हमें भी लगता है यार ठीक है कोई बात नहीं, फिर वैल्यू क्या है फीडबैक की. तो सर इस टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले क्या आप बताना चाहते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं या जो आप सिखा रहे हैं उसको एक स्टूडेंट बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर सकता है? कोई प्रोसेस जो आप चाहते हैं कि एक आइडियल स्टूडेंट ऐसे यूज करे मेरी नॉलेज को ताकि उसका स्कोर मैक्सिमम बूस्ट हो पाए. सो द बेस्ट थिंग इज टू स्टार्ट विद आवर यूट्यूब चैनल. आप यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, डलते रहते हैं. सो स्टूडेंट शुड स्टार्ट वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस. यूट्यूब पे कोई सर्च करेगा तो कटरिक्स फॉलोड बाई एनी एग्जाम नेम, बीट कॉमेट के, बीट के CET, whatever, MST CET, WBJE, NEET, आपको वीडियोस मिल जाएंगे. When you start watching it, अगर आप पहली वीडियो से जज करने लगोगे तो आपको नहीं समझ आएगा. If you start watching it with an open mind, आपको तीसरे चौथे वीडियो तक मैजिकल लगने लगेगा. उसका इम्पैक्ट फिर आप थोड़ा बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको उसमें दिखने लगेगा. जब आप 8-10 वीडियो देख लेते हो तो आप रेडी हो जाते हो एंड यू ऑल्सो ट्रस्ट योर टीचर कि मुझे इससे सीखना है. एंड देन द बेस्ट वे इज टू गो फॉर द कोर्स, बिकॉज कोर्स में क्या होता है, कंप्लीट माइंडसेट डेवलप हो जाता है. और वो जो एप्लीकेशन है कि एग्जाम सिनेरियो में आपको कैसे ट्रिक्स लगाना है, उस लेवल का माइंडसेट और उस चीज की डिमॉन्स्ट्रेशन वो कोर्स के अंदर में मिलती है. वहां पर रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है आपका. कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ यार हम कहीं से भी सीख सकते हैं, कोई भी बच्चा कहीं से भी सीख सकता है. बट when you pay for anything, you pay attention also. जब आप अटेंशन देते हो तो उसकी इम्पैक्ट अलग है. और आपका टाइम काफी सेव होता है कि कोर्स में सारी चीजें स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहती है. बट आई डोंट रेकमेंड कोर्स टू स्टूडेंट्स जो नए नए आए हैं और एक ही वीडियो पे कोर्स एनरोल कर लेते हैं, बिकॉज देन द प्रोबेबिलिटी इज कि उनको शायद अच्छा ना लगे, बिकॉज दे हैव नॉट ट्रस्टेड मी येट कंप्लीटली. जब आप कंप्लीटली ट्रस्ट करो उसके लिए आपको 8-10 वीडियोस देखने पड़ेंगे. व्हेन यू ट्रस्ट इट, गो फॉर द कोर्स, इट विल बी अ ग्रेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो पहले एक स्टूडेंट आपकी टीचिंग स्टाइल को अडेप्ट करे, अगर हो गई तो डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर के लिए फिर वो आपके कोर्स में है. ट्रू. एंड दैट दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ यूजिंग योर नॉलेज फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ट्रू. ठीक है सर, अब इस चीज़ से जो आपने यूज़ किया है, इससे जो रिजल्ट आया वापस से आपकी NIT की जर्नी, तो मुझे एक बात और पता चली कि शायद कॉलेज में रहते हुए आपने काफ़ी पर्सनल चैलेंजेस फेस किए. शायद वो रिलेशनशिप के हो सकते हैं या फिर एडिक्शंस के हो सकते हैं, या फिर आपने देखा होगा ऐसा. तो क्या आप उन चैलेंजेस को हाईलाइट करना चाहेंगे? शुरुआत रिलेशनशिप से करते हैं. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने डिस्कस करी शुरू में ही, कि प्रॉब्लम ये है कि जब आप JEE के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप एग्जैक्टली भूल जाते हो सोशलाइज होना. मोस्ट ऑफ द JEE एस्पिरेंट्स आर वेरी स्मार्ट टिल दे आर in class 8 और class 9, class 10 में भी. बट क्या होता है जब आप 11th-12th में आते हो, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट विद द ऑपोजिट जेंडर. जब आप 11th-12th में आते हो, ऑपोजिट जेंडर आर ग्रोइंग बट यू आर ग्रोइंग विथ योर बुक्स. व्हेन यू आर ग्रोइंग विथ योर बुक्स, you come out of it after 3-4 years, the opposite gender has completely changed into a different person. Now you don't know how to interact. Now you don't have any companionship. All you have in front of you is books, your friends, your addictions. And now there is also pressure for getting a good job in the package, in the college, good package in your college, जिससे कि आपको वो फीलिंग आए कि हाँ यार ये जो यहाँ तक की जर्नी है वो अब पूरी फुलफिल हो. यू मेक योर पेरेंट्स प्राउड. एंड इन सारे प्रोसेसेस में जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो आपके साथ कोई नहीं होता, बिकॉज आपको फर्स्ट थिंग इज आपको बात ही करना नहीं आता. सो दैट हैपेंड विद मी. आई चेंज्ड इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन. और फिर उससे मेरे को वापस चेंज होने में 2-3 साल लगे. सो मैं हमेशा JEE एस्पिरेंट्स को यही कहता हूं कि जब आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर
हफ्ते में 1-2 घंटे कहीं दोस्तों के साथ घूमने चले जाओगे तो उससे आपके नंबर में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो आपको लग रहा है नंबर में फर्क पड़ रहा है, वो फर्क सिर्फ टॉपर को ही पड़ेगा, उसी के नंबर कम हो सकते हैं, बाकियों को फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो मतलब आप एडवाइस करते हैं लोगों को और ज़्यादा सोशलाइज हो ताकि कॉलेज में आके दिक्कत ना आए। ट्रू। तो सर कॉलेज की दिक्कतों ही की बात कर रहे हैं, तो क्या ये जो ड्रग्स या ये अल्कोहल या ये जो कल्चर है और ये जो रैगिंग का कल्चर, मतलब ये जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, क्या ये टीयर 1 कॉलेजेस जैसे NIT त्रिची इनमें भी एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट डेफिनेटली करते हैं, और मेरे साथ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ था। सो अब हर कॉलेज में अलग अलग लेवल की रैगिंग होती है, अभी काफ़ी कम हो गई है। सो मैंने पहले सुन रखा था कि रैगिंग एक्चुअली हेल्प्स यू बिल्ड कैरेक्टर। मैंने अपने ही किसी खास इंसान से ये चीज़ सुनी थी जिसने रैगिंग दी थी, दैट इट बिल्ड्स कैरेक्टर, इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड रैगिंग टू द लेवल कि जहाँ पर आपको थप्पड़ पड़ रहे हैं, एंड द गाय वाज सेइंग कि इट बिल्ड्स कैरेक्टर, कि आपको कोई थप्पड़ मारे, आपको जीवन में किसी से भी बात करने में एक ही डर हो सकता है कि वो इंसान आपको पलट के थप्पड़ मार दे, और उसने कहा कि आपका थप्पड़ खाने का डर ही अगर खत्म हो जाए, उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग फिलॉसफी। तो मेरे दिमाग में थी कि रैगिंग इज गुड। तो जब मैं कॉलेज गया, मैं अपने सीनियर को बोला भाई मेरा रैगिंग लो। उन्होंने लिया ही नहीं, क्योंकि आई वाज अ यूट्यूबर, ये फंसा देगा तो। बट सर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो स्टेटमेंट रैगिंग को जस्टिफाई करने के लिए तो नहीं है। नो 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 नो, इट्स नॉट जस्टिफाइंग इट, इट्स जस्ट कि यार सीनियर जूनियर में वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हाँ, रिस्पेक्ट होनी। अगर आप एक जूनियर हो और आप सीनियर्स के ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट कर लो, तो फोर्सफुली किसी को करवाना ही नहीं पड़ेगा। और अगर आप एक सीनियर हो, आप एक वर्दी सीनियर बन जाओ, तो जूनियर ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट कर लेगा। द होल प्रोसेस ऑफ रैगिंग, मुझे समझ में नहीं आता कि रैगिंग का प्रोसेस क्यों है, कैसे है। बट हाँ, अगर एक होता है ना खिंचाई वाली चीज, अगर जूनियर्स की थोड़ी सी खिंचाई करो तो एक डायनेमिक्स अच्छा सेट होता है और लाइफ में एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है। हाँ। वो वाली चीज से आई अग्री। मेरे साथ कभी हुआ नहीं, कोई करता तो शायद अच्छा ही होता मेरे लिए। मतलब रैगिंग टू एन एक्सटेंट की आपको बस थोड़ा हंसी मजाक हो रहा है, मतलब जब तक वो चीज़ फिजिकल नहीं हो जाती या सच में हार्मफुल नहीं हो जाती, क्योंकि आजकल केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग रैगिंग से परेशान होकर मतलब सुसाइड तक चले जाते हैं बच्चे। तो हाँ, टिल एन एक्सटेंट ये ठीक है थोड़ा इन्वॉल्व होने के लिए शुरू में, बट हाँ इट शुड बी लिमिटेड। खैर हमारे कॉलेज में तो नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो सर अगर आप AR स्क्वाड के बारे में थोड़ा और बताना चाहें कि आप किन किन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, और ये क्या मतलब किस तरीके से लोग आपसे सीख सकते हैं अलग अलग एग्जाम। एक तो कोर्स के बारे में आप बता चुके हैं, तो पहले तो किन किन एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कराते हैं? सो एज ऑफ नाउ वी हैव कवर्ड मोर देन 10 एग्जाम्स। जो नेशनल एग्जाम्स है लाइक JEE मेन, नीट, बिटसैट, उसके बाद में जो स्टेट एग्जाम्स है लाइक वेस्ट बंगाल JEE, महाराष्ट्र CET, कर्नाटका CET, इसके बाद में जो और एग्जाम्स है लाइक कॉमेट के, VIT EEE, देन NDA इज देयर। तो इस तरीके से करते करते आइजर इज देयर। सो इस तरीके से करते करते टोटल 10+ एग्जाम्स है जो हम अभी कवर कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स चाहे किसी भी स्टेट पे हो वो अपने स्कोर को बूस्ट कर सकता है। अगर 15-20 नंबर भी बूस्ट कर रहा है कोई, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो बहुत इम्पैक्टफुल है, हजारों से रैंक उससे आपकी ऊपर जाती है, और बिकॉज सीट्स कम है। सो या 10+ एग्जाम्स आर देयर एज ऑफ नाउ। और सर AR स्क्वाड के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप ऑफलाइन बैचेस की तरफ जाएंगे या और एक्सपैंड करेंगे सारे सब्जेक्ट्स में, या आप एक प्रॉपर जैसे एडटेक्स हैं कि आप इन डिटेल फुल ईयर कोर्स ऐसा ला रहे हैं, तो क्या प्लान्स है? द प्लान इज फॉर द एडटेक, बट तुक्का ट्रिक्स इज द वे टू गो देयर। ओके। सो ये ऐसी चीज है जो अभी कोई नहीं कर रहा, और इस चीज को रीच कराना है टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड इवेंचुअली विल गो विद द फ्लो। ऐसा कोई एज सच कोई प्लान नहीं है, बट कुछ ऐसा ही चीज करना है जिससे कि स्टूडेंट का इम्पैक्ट होता रहे। मतलब जबरदस्ती कुछ नहीं करना, वही चीजें करेंगे जिससे स्टूडेंट का इम्पैक्ट
स्टूडेंट के लाइफ में हो रहा हो, और स्टैंडर्ड चीजें फॉलो नहीं करेंगे जो सब कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, कुछ अलग करेंगे जिससे कि कुछ चेंज आए। तो सर जैसे आपका ऑनलाइन पढ़ाने का काफी एक्सपीरियंस रहा है, तो आपने या बाकी एडटेक कंपनीज में भी ट्राई किया है पढ़ाने का? हाँ, अनअकैडमी पे मैंने पढ़ाया है। अनअकैडमी पे आई वॉज देयर गुड 2 to 3 years और मे बी इवन मोर, शायद 2-3 साल था। आई वॉज आई वॉज द यंगेस्ट टीचर ऑन अनअकैडमी 2018 में। सो देयर वर 2 students, सचिन राणा एंड मी। सो हम 2 ही लोग थे उस टाइम पे, और 1-2 और होंगे। वी joined an academy when it was in its building stage, okay, as an educator, and the IIT JEE category was जब ये बड़े बड़े कोटा के टीचर्स नहीं आए थे उस स्टेज में। सो वो एक्सपीरियंस था, 2-3 साल का वो एक्सपीरियंस था, कोविड के टाइम तक या कोविड के पहले तक था। तो आपने अनअकैडमी क्यों छोड़ा? मतलब AR स्क्वाड बिल्ड करने के लिए, या वहां भी कुछ दिक्कतें आने लगी थी? सो अनअकैडमी दैट वाज अ लाइक 2-way थिंग, ठीक है। मतलब मुझे लाइक था कि भाई लॉन्ग टर्म में तो खुद का ही करना है, एंड जब कॉलेज ड्रॉप किया था तो ऑलरेडी अनअकैडमी में था मैं कॉलेज करते हुए ही। सो धीरे धीरे कुछ चीज़ें हुई, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, जिसके वजह से वो फिर धीरे धीरे टूट गया। बट आई लव, जब तक मैं वहाँ पे था आई लव टीचिंग देयर। बट या सम थिंग्स हैपेंड जो मैं नहीं बताना चाहता एक्चुअली। सम थिंग्स एक्चुअली हैपेंड बिकॉज अगेन वो चीज़ें मैंने उस टाइम ही शेयर नहीं करी, तो अब शेयर करके क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग जब अनअकैडमी छोड़ते हैं या कोई भी प्लेटफॉर्म छोड़ते हैं, दे मेक वीडियो ऑन यूट्यूब कि व्हाई आई लेफ्ट दिस। सो उस दिन ही मैंने नहीं किया, तो मैंने सोचा कि ठीक है, आई कीप इट टिल मी एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो सर अभी 2 एडटेक जाइंट्स हैं, आप समझ गए कौन कौन, जिनका वर्सेस चलता रहता है। तो आप क्या टेक है? एक जो कह सकते हैं जिस जाइंट से आप जुड़े थे, एक जो उसका कंपटीटर है, नाम तो हम लोग अभी नहीं ले सकते। तो आपका क्या टेक है इन दोनों पर, कि क्या कोई बेटर, कोई बिटर है, या फिर दोनों के अलग अलग सिनेरियो से, अलग अलग डायरेक्शन से मैं स्टूडेंट्स चॉइस कर सकते हैं? सो एज ऑफ नाउ क्लियरली द अदर जायंट इज वे अहेड देन द वन विच आई वर्क विद। आई डोंट नो, मतलब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके दिमाग में क्या चलता है, क्यों चलता है, मुझे समझ में नहीं आती। कभी कभी मैं बैठ के हंसता ही हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने कुछ चीज़ें इंटरनेट पे देखी थी। आई शेयर्ड इट विद माय टीममेट एंड आई वाज लाफिंग अबाउट इट कि भाई ये हो क्या रहा है। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब बस अब फेम लेने के नाम पे आप किसी क्रिएटर को बुला लो, अपनी बेइज्जती करवा लो, उसी से आपको थोड़े बहुत सेल्स मिल जाएंगे। हो क्या रहा है? और स्टूडेंट्स भी, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। मतलब इम्पैक्ट से तो हट ही गए ना। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई एंटरप्रेन्योर बनता है, द फर्स्ट थिंग इज इम्पैक्ट। अब उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के चक्कर में आप अगर इतने डेस्परेट हो जाओ, आप कुछ भी करने को तैयार हो, अपनी बेइज्जती करने को तैयार हो, करवाने को तैयार हो, या दूसरे की बेइज्जती करवाने को तैयार हो जिससे कि आपको लाइमलाइट मिले, मुझे वो चीज़ें समझ में नहीं आती। सो एज ऑफ नाउ द अदर वन इज विनिंग बाई लॉन्ग मार्जिन। हाँ, और क्योंकि लोगों ने उनकी जर्नी भी देखी है, तो उनको मतलब लोग उसे जैसा लिखते भी है कमेंट्स में कि वो कंपनी नहीं, वो इमोशन है। तो हाँ, और मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ क्या, ओके, तो मैंने देखा है। सो आई कांट से एनीथिंग अगेंस्ट इट बिकॉज इट्स एन इमोशन। वो बात तो, लेकिन मैंने भी देखा है अभी चीजें काफी ज्यादा कमर्शियलाइज वहां भी हो रही है। एट द एंड प्रॉफिट सबको निकालना ही होता है। बट या कंपैरेटिवली अभी दूसरा जाइंट अच्छा काम कर रहा है। ये अब ऐसा हो गया है ना कि मुझे समझ आ गया है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में कि जो जैसे खेल सके वो खेलेगा, और सही भी है एक लेवल तक मुझे लगता है। अगर किसी को इमोशन से फायदा हो रहा है वो इमोशन से खेलेगा। किसी को अगर AIR 29 को दिखा के फायदा हो रहा है तो वो AIR 29 को रखेगा। जो जैसे खेलना चाह रहा है खेल रहा है। अब सारी चीजें उसी पे है कि ऑडियंस किस तरीके से लेती है और ऑडियंस किसको पसंद करती है। आई बिलीव दैट ऑडियंस आजकल ट्रस्ट जेन्युइनिटी मोर। फेक करके आप अभी बिजनेस नहीं बना सकते, मेरा ये ओपिनियन है। ऑल्दो both of these people, the one I worked with, the other one, are way ahead than who I am today, and definitely they know a lot more than me, but still
मेरा एक कोर फंडामेंटल है कि भाई आपको जेन्युइनिटी तो रखनी पड़ेगी बिजनेस बिल्ड करने के लिए, और अगर वो नहीं रख रहे हो आप तो कहीं ना कहीं आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके। तो वो चीज़ है। और सर इसका इम्पैक्ट हमें अब तक का जो बिगेस्ट जाइंट एग्जिस्ट करा था, अब तो नाम ले सकते हैं, मतलब बायजूस, उसके डाउनफॉल में भी देखा कि जहां उन लोगों ने अपने कंटेंट की क्वालिटी से ज़्यादा सेल्स पर फोकस किया, वहाँ से डाउनफॉल शुरू। और सबसे बड़ा जाइंट जो कभी मेसी को फीचर करता था, अब वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ट्रू 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 ट्रू। तो सर अब आते हैं उस चीज़ पर जिसके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं, और क्योंकि ज़्यादातर जेईई एस्पिरेंट्स ही होंगे जिनको आपने पढ़ाया है, जो अभी अपनी प्रिपरेशन में लगे हैं और जिनका अभी अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है। तो अभी आप इस अप्रैल अटेम्प्ट के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि बचे हुए 1 महीने में वो अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाए? सो अब तो एक्चुअली 1 महीने भी नहीं बचे हैं, जब तक ये वीडियो जाएगी शायद 1 हफ्ता बचा होगा। सो द बेस्ट थिंग इज जो अभी वो कर सकते हैं वो ये है कि आप सही तरीके से साइंटिफिक ट्रिक्स सीख लो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीख लो, इंटेलिजेंट गेसिंग सीख लो, क्योंकि जो आपने पढ़ा है, आपने ऑलरेडी जनवरी अटेम्प्ट दिया है, जो आपने पढ़ा है अभी तक वो आप कर लोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक बार एग्जाम देने का फील आ गया। देयर इज लेस चांस कि आप एग्जाम में नर्वस होगे। आपने कुछ मॉक्स भी दे दिए होंगे, नहीं दिया है तो पता नहीं आप क्या कर रहे हो, बट जो रिमेनिंग टाइम है उस पर अगर आप ये सीख लोगे कि जो आपके क्वेश्चंस छूट रहे हैं उस पर आप किस तरीके से कुछ नंबर बढ़ा सकते हो। 30 मार्क्स भी बहुत होता है, अगर आप वो बढ़ा सकते हो तो मुझे लगता है उस पर स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए। मतलब मैंने पर्सनली बहुत सारे एग्जाम दिए। आई गिव एनडीए एग्जाम। एनडीए का मैंने एग्जाम विदाउट अ सिंगल प्रिपरेशन, एक लाइन, एक किताब, मेरे पास कुछ नहीं थी, एनडीए एग्जाम मैंने क्रैक किया था। सो अ लॉट ऑफ एग्जाम्स आई क्रैक्ड विदाउट प्रिपरेशन। डब्ल्यूबीजेई में मेरी अंडर 1000 रैंक आई थी, नो स्पेशल प्रिपरेशन फॉर डब्ल्यूबीजेई। जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो और उसकी जो ओएमआर शीट होती है, आजकल तो सब ऑनलाइन हो रहा है, बट उसकी जो ओएमआर शीट होती है मुझे लगता है वो ज्यादा से ज्यादा भरी होनी चाहिए, इफ पॉसिबल पूरी भरी होनी चाहिए, एक्सेप्ट IIT JEE एडवांस्ड, बिकॉज वहां पे मार्किंग पैटर्न के साथ बहुत खेल होता है, तो उस हिसाब से आपको करना रहता है। बट अदर देन दैट मुझे लगता है आपकी OMR भरी रहनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितनी ज्यादा आपकी OMR भरी रहेगी उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग है। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो OMR अगर आप 50% भरोगे, सो प्रोबेबिलिटी के जैसा है कि कंडीशन 1 में आपने 50% भरा, अब उस कंडीशन 1 के बाद कंडीशन 2 आएगी, उसमें आपके 50% अगर सही होंगे तो वैसे आपका स्कोर बहुत कम हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जितना करो पहले श्योर शॉट करो, बचे हुए क्वेश्चन जो छूट रहे हैं वहां देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। आपको लग रहा है कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं है क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, पढ़ नहीं पा रहे हो, बट देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर आपने तुक्के मारने से इसे सीख लिए साइंटिफिक तरीके से, गेम चेंज हो जाता है। बट सर इसको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि तुक्का मारना होता है, उसमें सीखना क्या। तो आई थिंक इसको भी उन्हें एटलीस्ट 1 या 2 मॉक में प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो इस चीज को सीखे हैं या नहीं। ट्रू, वरना उल्टा ही काम पड़ जाएगी, जितना आना था उससे भी कम हो गया। ट्रू, और इसमें एक्चुअली आधा घंटा लगता है, आधा से 1 घंटा लगता है, क्योंकि अगर आपने तुक्का मारना सीख लिया, आप जितने भी आपके क्वेश्चंस है, लेट्स से 60 सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस आते हैं अभी, तो आप उस 60 क्वेश्चंस में तुक्का मारोगे तो यू विल हार्डली टेक 40 मिनट्स। अगर आप सही से, मतलब तुक्का और ट्रिक्स दोनों अगर आप लगाओगे तो 40 to 50 मिनट्स में आपका काम हो जाता है। तो आप एग्जाम की 1 रात पहले भी ये चीज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर बढ़ा है तो आप अगले दिन जितने आते उतने करो, बचे हुए में तुक्के मार लो। अगर आप 60 क्वेश्चंस में तुक्के लगा के लेट से आप 120 मार्क्स बूस्ट कर रहे हो या 100 मार्क्स बूस्ट कर रहे हो, तो आप 30 क्वेश्चंस में तुक्के लगा के उसके आधे बूस्ट कर लोगे। उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि आपका स्कोर कहां से कहां जा सकता है। बट सर क्या एक स्टूडेंट कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकता है इस चीज पे कि वो पढ़ाई छोड़ के, मतलब जैसे उसने बोर्ड्स की प्रिपरेशन की, जेईई का कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या वो इस पे डिपेंडेंट हो सकता है या फिर उसे क्रैश कोर्सेज या कहीं और से पढ़ाई करनी चाहिए? सो अगर टाइम है स्टूडेंट के पास में, स्टूडेंट मेरी बातों को कुछ महीने पहले सुन रहा है, तो डेफिनेटली आपको दोनों ही चीजें करनी है। मतलब इस पे आपको कम टाइम देना है, 5 to 10% टाइम इसमें देना है, बाकी टाइम आपको रेगुलर स्टडीज में देना है। बट अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, अब उस सिचुएशन में स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि क्या इससे होगा, इससे होना पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है, आप 80 परसेंटाइल प्लस ला सकते हो इससे। मतलब यू कैन क्रॉस 80% ऑफ द एस्पिरेंट्स राइटिंग द एग्जाम विदाउट एनी प्रिपरेशन बाय डिपेंडिंग ऑन दिस। बट अगर आप बोलो कि मेरे 99 परसेंटाइल आ जाएंगे बाय टोटली डिपेंडिंग ऑन दिस, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर आप 80% ऑडियंस को भी ओवरटेक कर रहे हो, तो जब आपका रिजल्ट में 82 परसेंटाइल लिखा आएगा, जब आप घर में उसको दिखाओगे तो घर वाले तब भी खुश होंगे, आप तब भी मोटिवेटेड रहोगे लाइफ में, आप डिप्रेस नहीं होगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा यार आपके तो 10 परसेंटाइल आया, 20 परसेंटाइल आया, 40 परसेंटाइल आया।
सो दैट्स बेटर। तो मुझे लगता है आप कोई भी एग्जाम या तो देने ही मत जाओ, अगर देने जा रहे हो तो उसमें अपना बेस्ट पॉसिबल जो भी आप ला सकते हो, नहीं भी पढ़े हो आप तो भी आप इस पर डिपेंड करके अगर 80 परसेंटाइल ला सकते हो, 80 परसेंटाइल लाने के लिए आपको 300 में से लेट से आपको अराउंड 18 मार्क्स चाहिए, 70 मार्क्स चाहिए, सो उतना आप ला सकते हो तुक्का ट्रिक से, डेफिनेटली पॉसिबल। मतलब अगर टाइम है तो दोनों को साथ में लेके चलो, और अगर टाइम नहीं है तो यार अगर अभी पढ़ने जाओगे तो ऑफ कोर्स कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज विल गिव यू समथिंग व्हिच इज बेटर देन नथिंग, व्हिच इज बेटर देन नथिंग। और अगेन बहुत सारे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका कम मार्क्स पे भी काम हो जाता है, तो उनके लिए तो काफी हेल्पफुल है। और जिनका एक लेवल पर है 100 मार्क्स आ रहा है किसी का, तो 160 जाना है, 60 नंबर बढ़ाने हैं, आपके पास 200 नंबर का पूल बचा हुआ है जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वहां से आप कर सकते हो। मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आप वहां से 7-8 क्वेश्चंस भी अगर आप जुगाड़ से सही तरीके से उड़ा दो, 4-4 नंबर बटोर लो, बाकी में आप गेस वर्क कर लो सही तरीके से, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और इतना तो होता है कि आपका मार्क्स कम तो नहीं होता, बढ़ता ही है, कम नहीं होता कभी भी। कम तब होगा ना जब आप 10 में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन सही कर सकते हो, 2 भी सही कर लिया 10 में से तो नील रह गया। अब 10 में से अगर आप एक ही सही कर रहे हो तो आप नशे में कर रहे हो, क्योंकि आप लाइन से भी सेम मार्क करोगे, 30 क्वेश्चन आप लाइन से सेम मार्क कर दो तो 6 तो सही निकलेगा ना, उसमें से सारे आप सी मार्क कर दो, 30 में से 6 तो सही निकलेगा, तो 6 सही होगा तो 24 मार्क्स, 24 गलत होगा -24, स्कोर कभी घटता नहीं है। और ढंग से करोगे तो 12, 13, 15 तक सही हो जाएंगे 30 में से, ऑप्शंस एलिमिनेट करके। तो सर ये तो बात रही अप्रैल अटेम्प्ट की। अब अगर बात करें जैसे आपने प्रॉपर ड्रॉप लिया था, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे क्योंकि फॉर श्योर 99 या लेट्स से 95 प्लस या 96 प्लस वाले ही हैं जिनको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि 96% बच्चे ऐसे होंगे जो वो अचीव नहीं कर पाए जो उन्हें करना था। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट को ड्रॉप लेना क्योंकि आप भी ड्रॉपर थे, या आप बोलेंगे कि भाई जेई एक फेज था, नाउ मूव ऑन और अपना कुछ अलग ट्राई करो? सो बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसलिए ड्रॉप लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पेरेंट्स का सपना पूरा नहीं हुआ, या फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो फ्यूचर खराब हो जाएगी, और ये टीचर्स ही उनके दिमाग में डालते हैं। दिस इज समथिंग विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। मैंने कभी किसी स्टूडेंट को ये नहीं बोला कि तेरे को जेई क्रैक करना ही है। अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे से नहीं हो रहा, मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये है, तो मैं उनको कहता हूँ कि बढ़िया मत पढ़, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज रियलिटी तो वही है ना, किसी का मोटिव है अगर पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने हैं, तो जेई थोड़ी तरीका है। ये तो एक सिस्टम बनाया गया है कि सारी चीज़ें सही तरीके से चलते रहे। जॉब से लोगों को प्राउड फील होता है, बट जॉब से लोगों को प्राउड फील होने के लिए जॉब थोड़ी बनाया गया है। सो सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। अगर आपके इंटरेस्ट में है, और आपकी फैमिली सिचुएशंस भी बहुत मैटर करती है इसमें। कोई अगर किसी की फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं है, वो चल के बोले यार मुझे तो जॉब नहीं करना, मुझे तो ये करना है, मुझे बिजनेस खड़ा करना ही करना है, कैसे करोगे? चीज़ों की सिचुएशन और आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। नाउ दैट यू हैव फिगर्ड आउट दैट थिंग, आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, वो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि आपने अपना पोटेंशियल दिया था उस टाइम या नहीं दिया था। अगर आपने अपना पोटेंशियल नहीं दिया तो देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। आपने अगर अपना पोटेंशियल दे दिया और वो स्कोर आया है, देयर इज नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। वो आपको लग रहा है कि अगले साल आप नंबर बढ़ा लोगे, नहीं बढ़ा पाओगे। मुझे लगा था कि अगले साल मैं टॉप कर जाऊंगा, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि सोचने से जेई क्रैक नहीं होता। ये मेरे को बहुत बाद में समझ आई। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सोचेंगे, दीवार पे लिख देंगे और AIR1 लिख देंगे और ये सब। मेरे तो पूरे तकिए से लेकर के बेडशीट से लेकर के हर जगह AIR1 लिखा रहता था। मतलब फेसबुक के पोस्ट में भी मैं डाल देता था, लोगों को बताया था मेरे सपने हैं, ऐसा है वैसा है। उसके लिए जो हार्डवर्क चाहिए और जो आपको डिसिप्लिन चाहिए और जो गाइडेंस भी चाहिए, AIR1 इज समथिंग जो स्टूडेंट खुद से नहीं ला सकता। उसके लिए आपको फिर गाइडेंस भी चाहिए। ये भी वो आपको वो टीचर होना चाहिए वैसा आपके साथ जो मतलब सिर्फ हार्डवर्क नहीं, हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन, क्योंकि फिर एक एक घंटा फिर कीमती हो जाता है उस टाइम पे। मतलब अगर स्टूडेंट क्लियर है कि उसने ये मिस्टेक्स की है, इन चीजों पे वो इम्प्रूव कर सकता है, तो ड्रॉप लेना वर्थ इट है। बट अगर वो बस वही मोटिवेशन की वजह से ले रहा है कि ड्रॉप लेके हो जाएगा, तो आई थिंक शायद वो उतना इम्प्रूव ना कर पाए ड्रॉप ईयर में। ट्रू। और क्या होता है ना, जो आपका पहला कदम होता है उस पर डिपेंड करता है कि अगला कदम आप कितना बढ़ोगे। जैसे मैं 3 एग्जाम्स के केसेस बता रहा हूँ
जब मैंने जेई मेन का एग्जाम दिया फर्स्ट टाइम, तो मेरा स्कोर जो आया दैट वाज 110। जब मैंने सेकंड टाइम दिया जेई मेन का एग्जाम, मेरा स्कोर आया 175। सो पहला जो स्टेप था उससे डबल नहीं हुआ, उसके आधे से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा। उसमें भी ये ट्रिक्स और ये सारी चीजें थी, जब जाके इंप्रूवमेंट हुआ। अदरवाइज पोटेंशियल पे मैंने बताया था वही 130s 140s के आसपास, उतना ही इंप्रूवमेंट हुआ। अगेन द रीजन इज कि मैंने ढंग से पढ़ाई भी नहीं करी थी, दैट इज ऑल्सो रीजन। मैंने ड्रॉप ईयर में भी नहीं पढ़ा था। सो अगर आप उसको देखोगे तो यू कैन, आई थिंक यू कैन बूस्ट योर स्कोर बाई मे बी 80%। अगर आप 100 पे, यू कैन रीच 180 अगर आप अच्छे से पढ़ाई करो तो। WBJE के एग्जाम में मेरी रैंक थी 2400 फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में 849 मेरी रैंक थी। सो जो आपका पहला कदम है वो अगर अच्छा है, उसके हिसाब से आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। जेई एडवांस फर्स्ट टाइम में मैंने क्रैक नहीं किया, सेकंड टाइम में 25,000, थर्ड टाइम देता अंडर 5,000। तो वो चीज है, अगर कोई स्टूडेंट एकदम ही 2 लाख रैंक 3 लाख रैंक पे है और वो फिर 99 परसेंटाइल के सपने देख रहा है, द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस। क्योंकि अब वो इंप्रूवमेंट तो करेगा बट वो 2 लाख से 1 लाख या 80,000 तक ही पहुंचेगा, वो फिर रीच नहीं कर पाएगा पूरा। अगर मैंने पहले अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक किया होता, दूसरे अटेम्प्ट में आईआईटी में बैठा होता। क्योंकि पहले अटेम्प्ट में क्रैक नहीं किया तो एक साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज में है, एक नेगेटिव लूप में है। वहां से फिर सेकंड अटेम्प्ट में क्रैक हुआ बट रैंक नहीं आई, थर्ड अटेम्प्ट में एक पॉजिटिव लूप आ जाता अगर थर्ड अटेम्प्ट का ऑप्शन उस टाइम होता। तो उस हिसाब से स्टूडेंट को करना चाहिए डिसाइड। मतलब कितना इंप्रूवमेंट होगा ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टार्टिंग लाइन क्या है। स्टार्टिंग लाइन क्या है। तो सर अगर स्टार्टिंग लाइन की ही बात करें कि अगर कोई प्रिपरेशन अपनी शुरू कर रहा है जेईई की, तो जैसा कि आपने एनआईटी त्रिची क्रैक किया है, तो आप क्या एक ब्रीफ रोड मैप देना चाहते हैं कि ये एक आइडियल केस है, ऐसा ऐसा करो, बहुत ज्यादा जैसे आपने बताया सोशलाइज भी करना होता है थोड़ा बहुत, तो बस इतना करते जाओ और आराम से तुम्हारा हो जाएगा। सो मुझे लगता है आपको 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी चाहिए। जो कहते हैं 14-15 घंटे चाहिए, 16 घंटे चाहिए, वो जमाना अब चला गया। अगर आपको टॉपर वॉपर बनना है तो बात अलग है। और इवेंचुअली टॉपर्स कौन याद रखता है आजकल? आपको याद है लास्ट 2-3 साल के टॉपर्स के नाम? पहले तो हम याद रखते थे कि भाई इस साल ये टॉप किया। धीरे धीरे वैल्यू कम हो रही है। और गलती से भी आप सेकंड थर्ड आ गए तो फिर तो भूल ही जाओ। आप सड़क पे चलो, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। सो आपको एक सीट चाहिए, अच्छी सीट चाहिए, अच्छा ब्रांच चाहिए, अच्छा इंजीनियर बनना, दैट शुड बी द पर्पस। उसके लिए 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी करो बढ़िया से। सेल्फ स्टडी मतलब कि जहां पर आप खुद से पढ़ रहे हो, खुद से आप चीजें सर्च करके पढ़ रहे हो। मतलब आप उस टाइम पे यूट्यूब पे सर्च करके वीडियोस भी देख रहे हो तो अपने चॉइस से देख रहे हो कि मुझे ये टॉपिक अभी सीखना है, मैं ये टॉपिक सर्च करूंगा और मैं इन 4 वीडियोस में से मैं ये वीडियो देखना चाहता हूं, इसको देख के मैं ये टॉपिक सीखूंगा, और अपने हिसाब से आप नोट्स बना रहे हो। जब आप ये करते हो 3 से 4 घंटे में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, अगर आप 2 घंटे भी या 1 घंटे भी इस चीज को कर लो, क्योंकि मैंने इस चीज को हार्डली एवरेज 20 मिनट किया होगा पूरे 2 साल को, अगर एवरेज आउट करूँ तो अगर आप 1-2 घंटे भी इसको सीरियसली रोज करते हो, फिर आपका फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्लासेस अटेंड करें या नहीं करें, आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि वो जो सेल्फ स्टडीज है वो आपकी रिटेन ज्यादा होती है दिमाग में। जब कोई और आपको चीजें दे रहा है, नोट्स आप बना रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है कि बहुत ज्यादा नोट्स के पीछे, मैं छोटी छोटी चीजें बता देता हूँ, ज्यादा नोट्स के पीछे नहीं भागना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नोट्स के पीछे भागते हैं, कभी क्लास मिस हो गई तो फिर प्रेशर हो जाता है। तो मैं जब कोटा गया था तो मैं 1 महीने रेगुलर था, उसके बाद मैं एकदम छोड़ दिया था। मतलब मेरी एक क्लास मिस हुई, दूसरी क्लास में मैं गया, सीट पीछे मिली, लेट पहुंचा, फ्लो टूट गया, डिस्ट्रैक्शन आ गए उसी हफ्ते कुछ, उसके बाद में मैं पूरे साल भर में कोचिंग नहीं गया। जो लोग कोचिंग इवन तक मेरा बैच पीछे हो गया था कि मेरे को अच्छी बैच मिली थी, वो पीछे हो गया टेस्ट के बाद में, मैंने टेस्ट देने छोड़ दिए, 3-4 महीने पूरा गैप लिया, सब कुछ ड्रॉप ईयर में हो रहा है, फुल डिप्रेस्ड आदमी। और वहां पे मैं जानबूझ के कॉन्शियसली मैंने कोचिंग से ब्रेक लिया, मैंने टेस्ट देना भी छोड़ दिया, और मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस 1-1.5 महीने के पीरियड के बाद ही टेस्ट दूंगा। उस 1-1.5 महीने के पीरियड में मैंने सेल्फ स्टडी किया, और फिर जब मैं टेस्ट देने गया, अपने आप मेरी बैच वापस से टॉप बैच हो गई एग्जाम के पहले। और मेरा जो 2 मॉक टेस्ट था जेईई एग्जाम के पहले, उसमें मैंने 190-200 स्कोर किया दोनों में। रेजोनेंस का था कोटा में, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, उसमें मेरी रैंक 300 कुछ आई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ अ 1 मंथ का सेल्फ स्टडी ब्रेक। क्योंकि मुझे पता है ना कि मेंटली तो आई एम अ गुड, मेरा दिमाग सही है, मैं पढ़ूंगा तो हो जाएगा। बट अब वही है कि इधर से कंटेंट आ रहा है, उधर से कंटेंट आ रहा है, दिमाग कहीं और है। उन सारी चीजों से बढ़िया है कि आप तसल्ली से बैठो, खुद से फिगर आउट करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हर टीचर की बात मत सुनो, लेकिन जिसको आप दिल से मान रहे हो, जिसकी आप सुन रहे हो, उसकी फिर आप पूरी सुनो।
मतलब क्रैकिंग जेई इज सिंपल बट नॉट इजी। प्रॉब्लम फोकस की है, क्योंकि वैसे भी अभी अटेंशन स्पैन काफी गिर चुका है, तो आपका कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है अगर आप 2 घंटे फोकस भी कर पा रहे हो अच्छे से। तो ट्रू। तो सर अगर इससे भी बड़े, अगर हम लोग एक बिगर सर्कल में आए कि एक 19 साल का लड़का, एक 18 साल का लड़का, जेई उसके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन है, वो अपने लाइफ के 2 साल उसमें इन्वेस्ट कर रहा है और फिर उस पे डिपेंड करता है कि वो आगे क्या करेगा। मतलब ऑलमोस्ट ये एक करियर शेपिंग डिसीजन। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अगर आप खुद 18 साल के होते, क्योंकि आपने क्रैक भी किया फिर ड्रॉप भी किया, तो उस टाइम पर क्या सोच के डिसीजन लेना चाहिए या क्या करना चाहिए ताकि वो उसके करियर के लिए बेस्ट हो? वो जेई करे, मतलब इज जेई वर्थ इट फॉर हिम और नॉट? हाउ विल ही और शी फिगर आउट? सो इट डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स। पहला चीज, इफ यू आर पैशनेट टू बिकम एन इंजीनियर, ये सवाल बहुत लोग नहीं पूछते खुद से। इफ यू आर पैशनेट टू बिकम एन इंजीनियर, अगर ये कॉन्शियस सवाल लोग पूछने लग जाए तो मुझे लगता है जेई एस्पिरेंट्स जितने अपियर करते हैं वो 10% रह जाएंगे, उससे भी कम। 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स जब इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं, दे आर नॉट कॉन्शियस कि उन्हें इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है वो सबकॉन्शियस में आ गया, क्योंकि इंजीनियरिंग और क्या बनना है, फिर और क्या करेंगे, और क्या ऑप्शन है, वही है, वही वैल्यूएबल है। तो और दूसरा यहाँ पर चीज ये है कि अगर आप दे रहे हो जेई का एग्जाम तो वो वर्थ इट है या नहीं है, वो डिपेंड करता है। अगर पैशनेट हो तो हमेशा वर्थ इट है, अगर पैशनेट नहीं हो फिर भी करना है तो वो डिपेंड करता है आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है। और मैं इसको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स सोचता हूं। अगर आपके फैमिली के पास नेट वर्थ इज लाइक मे बी इफ ओवर 50 lakhs, आई डोंट थिंक आपको इंजीनियरिंग करने की जरूरत भी है, क्योंकि यू कैन ट्राई सम बिजनेस, यू कैन डू सम क्रिएटिव वर्क। बट अगर आपकी फैमिली की सिचुएशन, फाइनेंशियल सिचुएशन अगर वैसी है कि हाँ यार लाइक एवरेज मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, मेरी भी वैसी ही थी, तो उस सिचुएशन में फिर आप मजबूरी ही सही या फिर जैसे ही सही आपको करना चाहिए ताकि यू गेट अ गुड जॉब, आप कुछ साल में अपने सिचुएशंस को ग्रो कर सको। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप इस टर्म्स में देखो कि पेरेंट्स के ऊपर कितना प्रेशर है, आप देखो कि आप किस घर में रह रहे हो, आपके फादर को क्या स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। तो अगर आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, मुझे नहीं लगता इंजीनियरिंग इज वर्थ इट इफ यू आर नॉट पैशनेट फॉर इट। हाँ, सिर्फ डिग्री लेना है ठीक है, अदरवाइज चिल है, आप कुछ और करके भी पैसा कमा सकते हो और ग्रो कर सकते हो लाइफ में। मतलब अगर किसी की फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है और इसका मतलब उसका एंड गोल एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम, तो जेई एक वेल डिफाइंड पाथ है कि आप एक एग्जाम दो, उससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, उससे आपके अच्छे पैकेज मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो आप कर सकते हैं। पर अगर आपके पास ये चॉइस है ये रिस्क लेने की कि आप कुछ और अपने मन का या कुछ क्रिएटिव या कुछ बिजनेस साइड ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए। और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ना, मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं, बहुत अच्छे फैमिली से आते हैं। मतलब मैं लाइफ में अभी जिस सिचुएशन में उससे भी बहुत ऊपर, और जब मैं देखता हूँ कि वो मेरे से पूछ रहे हैं सर जेई कैसे भी करके निकालना है ये वो, मैं बोलता हूँ क्यों निकालना है, क्या करोगे जेई निकाल के? आपके पास इतने ऑप्शंस है, आप देखो दुनिया में आपको क्या करना है। और फिर पर्पस भी क्या होता है, पैसा कमाना है, तो भाई पैसा तो ऑलरेडी है ना, पैसे से पैसा कमा लो। मतलब अगर ऐसे लोग हैं और उनका पर्पस अगर टेक या इंजीनियरिंग साइड का इंटरेस्ट ही है तो करो, तब करो। हाँ, तब करो। पैसे के लिए तब करो जब पैसे है नहीं, जब पैसे हैं नहीं। ट्रू। ओके। एट द एंड तो पर्पस ये है ना कि जो आप काम कर रहे हो वो आपको मजा आना चाहिए उसमें। और अगर आपको मजा ही नहीं आएगा उस चीज में, पैसा तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान कोई भी काम करता है तो पैसे के, अगर जेन्युइनली कर रहा है, मन से कर रहा है, तो पैसे के बारे में सोच भी नहीं रहा होता उस मोमेंट पे। तो जब आपको अपने जॉब से प्यार हो जाएगा तो आप जब आप काम कर रहे होगे तो आप नाप तोल के नहीं करोगे कि हाँ यार घड़ी में 7 बज गई मुझे जाना है। जब आप वो काम कर रहे हो मतलब आपको उससे प्यार नहीं है, आप वो पैसे के लिए ही कर रहे हो कहीं ना कहीं। जब आप बार बार घड़ी देख के काम कर रहे हो, वो चीज है। तो सर इससे ये तो क्लियर हो गया कि जेई आपका गोल होना चाहिए या नहीं, बट जो अल्टीमेट गोल है एक अच्छा पैकेज या कॉलेज में अच्छे नेटवर्क्स या कॉलेज में सक्सेस पाना, उसके लिए अगर आप कोई रोड मैप देना चाहें कि यू शुड अवॉइड दीज मिस्टेक्स जिसकी वजह से आपकी कॉलेज लाइफ रियून ना हो और एक अच्छे पाथ पे आप चलते रहें, तो बड़ा सिंपल है। कॉलेज में आप
जाओ तो फ्रेंडली रहो, सबसे सीनियर से कांटेक्ट बना के रहो, लर्निंग एटीट्यूड रखो। अगले 2-3 साल जब आप फ्रेशर हो, 3rd ईयर तक लर्निंग एटीट्यूड रखो, और ज़्यादा हवाबाजी मत करो, ठीक है। जाके जितनी जल्दी आप लड़की पटा सकते हो पटा लो क्योंकि 1 हफ्ता भी अगर आपने डिले किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सेट हो जाओ जाके कॉलेज में। मतलब ये तो जस्ट ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, बट कहने का मतलब है कि बी द चार्मिंग गाय इन कॉलेज, बिकॉज इफ यू आर नॉट दैट, और वो फर्स्ट इंप्रेशन फर्स्ट हफ्ते में बनता है। फर्स्ट हफ्ते में आप देखोगे कॉलेज के ग्रुप्स बन जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है, और फिर अगर आप उसमें लेफ्ट आउट रह गए तो आप तो फिर वो लोनली जर्नी में रह गए। मेरे आज भी कुछ दोस्त हैं जो सिर्फ मेरे से ही बात करते हैं आज भी, ठीक है। तो बिकॉज दे कुडंट एडजस्ट इन द कॉलेज ग्रुप। सो कॉलेज ग्रुप्स में एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियर्स के साथ एडजस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर्स से भी बात करो बीच बीच में। मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करी थी। आई यूज्ड टू अवॉइड टीचर्स लाइक एनीथिंग। सो ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है, आपको अगर उस रास्ते पे जाना है तो आपको फिर सीखने को मिलता है, आपका एटीट्यूड बिल्ड होता है। एग्जाम्स में आपको डिसेंट मार्क्स लाने के लिए बहुत सिंपल है, रेगुलर पढ़ाई कर लो। बहुत सारे लोग जो सोचते हैं ना कि भाई एक रात पहले पढ़ाई करने से हो जाएगा, वो आप मैनेज कर सकते हो उस चीज़ से। बट अगर आपको लाना है, अच्छी CGPA लाना है, तो फिर आप रेगुलर पढ़ो। जो आप जैसे आप JEE के टाइम पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा रेगुलर, आधे घंटे भी आप रेगुलर पढ़ोगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। पर्सनालिटी बिल्ड कर लो। मुझे लगता है ये एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग पर्सनालिटी बिल्ड नहीं करते। तो जब आप एक जॉब के लिए जा रहे हो तो आप वैसे बोंदू होके जाते हैं बच्चे कि भाई मार्क्स तो बहुत आ गए। मेरे 1-2 बहुत करीबी फ्रेंड्स थे, तो उनकी पर्सनालिटी मुझे कभी पसंद नहीं आती थी, क्योंकि वो चाहे तो पर्सनालिटी बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है, 1-2 महीना कॉन्शियस हो जाओ, पर्सनालिटी बिल्ड हो जाएगी। तो अगर आप नॉलेजेबल हो, आपने अच्छी रैंक निकाली है, अच्छा आप कॉलेज की भी पढ़ाई कर रहे हो, तो 1-2 महीने आप थोड़ा सा अपने आप पे भी फोकस कर लो। तो जब आप फिर इंटरव्यू देने जाओगे और फिर जब आप आगे कंपनी में जाओगे, तो नॉट जस्ट फॉर द वर्क यू आर डूइंग बट ऑल्सो फॉर द पर्सनालिटी यू हैव, आपको रिस्पेक्ट एंड लव मिलेगा। वो जब आपको मिलेगा तो आपको काम में भी करने में मजा आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आई एम जस्ट अ मशीन डूइंग दिस वर्क। सो ये चीज़ है बड़ी सिंपल चीज़ है। मतलब मैंने उस रास्ते में गया नहीं, सो आई कांट सजेस्ट वेरी वेल, बट हाँ अगर मैं जाता तो मैं ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें करता बस। मतलब कॉलेज में जो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक हसलर्स और एक होते हैं जो योलो मानते हैं कि यू ओनली लिव वंस। आपको इन दोनों को बैलेंस करके चलना है कि आपका काम भी चल रहा है और आपकी पर्सनालिटी भी बिल्ड हो रही है। ट्रू। अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ ऐसा साइंटिस्ट ही नहीं बनना है, हाँ, कि आपको कुछ आविष्कार ही करना है, तो ठीक है, फिर आप करते रहो उसमें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर आपको उसमें मजा ही आ रहा है। बट ये वाली जो चीजें हैं कि हाँ आप टाइम निकाल सकते हो सोशलाइज होने के लिए, और फिर भी आप नहीं निकाल रहे हो क्योंकि नहीं, कहीं ना कहीं आप अवॉइड कर रहे हो सोशल इंटरेक्शंस, वो बहुत गलत हो जाता है। वो फिर अच्छा नहीं लगता। मतलब 30-40 साल की उम्र में फिर आपको लगेगा जिंदगी में क्या ही किया। हाँ। और मैं उस पाथ में था एक्चुअली, तो इसलिए मुझे आई एम वेरी हैप्पी कि मैं उस पाथ से थोड़ा सा निकल गया। पर ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि आप सिर्फ फिर मजा ही कर रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि आप फिर कॉलेज लाइफ ही रिग्रेट करो कि यार उस टाइम पे सब कुछ कर लिया, मजे और प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो अभी फिर रिग्रेट करना पड़ेगा। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई अब इस कॉलेज में आ गया हूँ तो जॉब तो मेरी लग ही जानी है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मुझे लगता है कि जो एक इंसान की परवरिश होती है वो अगर अच्छी है और उसके सबकॉन्शियस में है सही चीज़ें ज़्यादा और गलत चीज़ें कम, वो अपने आप चीज़ों को बैलेंस कर लेता है। वो 10 दिन काम नहीं करेगा, 10 दिन डिस्ट्रैक्शन में रहेगा, 10 दिन मज़े करेगा, बट उसको सबकॉन्शियस में उस 10 दिन रहेगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। बट जिसको वो सबकॉन्शियस में ही नहीं है वो फिर 4 साल ही वो करेगा। सो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम अगर आप 1-2 महीने अपने लाइफ में ढील दे दिए, उसका इम्पैक्ट भी होता है। क्योंकि जैसे अब कॉलेज में भी क्या होता है, जब वो फाइनल ग्रेड आता है तो आई गेस सबका एवरेज आउट होता है शुरू से, है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने कम लाया तो उसका इम्पैक्ट लास्ट तक रहता है ना। सो अगर वो चीज़ आपको दिक्कत नहीं दे तो उसके लिए आपको हर स्मॉल ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 2-3 महीने ही किसी चीज़ से आउट हो गए, क्योंकि वहाँ फिर कुछ एग्जाम्स होंगे, वो आप सही से नहीं दोगे तो उसका इम्पैक्ट फिर 4 साल रहेगा। और फिर जब वो 4 साल रहेगा तो फिर आप आगे अच्छा कर भी लोगे तो फिर पास्ट की गलतियाँ आपको सताएंगी, आपके ग्रेड्स में दिखेंगे। वो चीज़ है। तो सर आपने पूरी जर्नी अपनी बताई कि
फ्रॉम द एज ऑफ 16 जब आपने पढ़ाना शुरू किया टिल नाउ जब आप फिर से पढ़ा रहे हैं, तो इस पूरे सेट में जितने लोग आते हैं फ्रॉम 16 टू 24, तो आप क्या एक वो कॉमन एडवाइस देना चाहेंगे जो सब पे एप्लीकेबल होती है, जो आपने शायद अपने एक्सपीरियंस से सीखा हो, या जो अगर आप इस एज में होते हैं तो वो चीज़ ज़रूर फॉलो करते हैं? मुझे लगता है कि शुड गो विद द फ्लो, कि जब आप किसी भी एज में हो बहुत सारी चीज़ें आपको करने की मन होती है, गुड थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आप नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आप जैसे हो वैसे आप खुद को एक्सेप्ट कर चुके होते हो। तो ये जो पीरियड होता है 16 साल 17 साल से लेकर के आपका 24-25 साल तक में भी, आई एम 27 नाउ, ये जो पीरियड होता है ये आपका फंडामेंटल क्रिएट करता है। तो 16 to 24 यू शुड ट्राई एंड एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो बहुत सारे लोग नहीं करते। तो अगर मैं उस स्टेज में वापस जाता, या मैं लोगों को ये रेकमेंड करूंगा कि आप हर एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। अगर हो पाए तो आप ट्रैवल करो, अगर हो पाए तो आप नई नई हॉबीज़ को डेवलप करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड प्ले सम स्पोर्ट्स। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, दे डोंट केयर अबाउट देयर हेल्थ, दे डोंट एक्सरसाइज, दे डोंट प्ले एनीथिंग। फोन में वीडियो गेम ही खेल लो, बट खेलो। मतलब कुछ लोग उस हद तक होते हैं कि वो भी नहीं करते हैं, मतलब गाने तक नहीं सुनते हैं लोग। तो एकदम ही लोग ऐसे हो जाते हैं, किसी से बात नहीं करेंगे, फिर उनको लगता है कि अरे यार बर्थडे पे मेरे को विशेस नहीं आ रहे, कैसे आएंगे? आपने कितनों को विश किया? सो गिव एंड टेक का ज़माना है, और अगर आपको हैप्पी रहना है तो आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ेगी और सोशलाइज होना पड़ेगा। दिस इज द ओनली थिंग। मतलब अपना कंफर्ट जोन है उसे पुश करते रहना पड़ेगा। हाँ, और अपने इंटरेक्शंस बनाए रखने पड़ेंगे लोगों से, बनाए रखने पड़ेंगे। हाँ, मतलब पर आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि सारे बच्चे ही हैं कि हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करने का मतलब ये नहीं कि हर तुम बुरी चीज़ जो है वो भी। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड थिंग्स। मतलब कि जैसे आप, बहुत लोग होते हैं ना कि वो रहते जलते एक दूसरे से। स्टूडेंट्स मैंने देखा है, उससे कम नंबर आए, मेरे ज़्यादा आए, ये वो ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं होना। मतलब आपको अगर जेन्युइनली दोस्त चाहिए अपने अराउंड, तो उसके कम आए ज़्यादा है उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको देखना चाहिए आप उसको क्या सिखा सकते हो, उससे आप क्या सीख सकते हो। और हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि आप अच्छी चीज़ें क्या दे सकते हो, है ना। हमेशा इंसान को देने की तरफ जाना चाहिए। फ्रेंडशिप हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, हमेशा ये देखना चाहिए क्या आपने फ्रेंडशिप निभाई, 100% निभाई, बदले में आपको 30% भी मिल रहा है तो ठीक है। क्या आपने किसी को टाइम दिया, बदले में आपको टाइम मिल रहा है तो ठीक है। आपने पेरेंट्स को टाइम दिया, अगर आपको बदले में पेरेंट्स का प्यार चाहिए तो क्या आपने पेरेंट्स को टाइम दिया? तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप पढ़ाई से एकदम थोड़ा सा हटोगे और थोड़ा खुद को टाइम दोगे। मतलब आपका अगर मैंने जेई के पीरियड के दौरान रोज थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करी होती तो मैं आज इससे काफी बेटर दिख रहा होता, राइट। ये मुझे अब रियलाइज होता है। और दिन का 10 मिनट एक्सरसाइज करने में क्या ही जाता था। सो खुद को टाइम देना, दोस्तों को टाइम देना, पेरेंट्स को टाइम देना, हर चीज अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो जो ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी बनेगी और जो माइंड आपका शार्पन होगा वो आपको पढ़ाई में भी हेल्प करने ही वाला है। आपका ब्रेन फास्ट होगा, उससे अलर्ट रहोगे आप ज्यादा। क्लासेस में नींद नहीं आएगी। मुझे क्लासेस में नींद आ जाती थी। मतलब बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, ताकि आपको फिर वो रिग्रेट्स ना हो कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर और ये सब चीजें करने के लिए भी ना वो आपका ब्रेक ही काफी है। ऐसा नहीं, मतलब ज्यादातर लोग ब्रेक में क्या करते हैं, फोन निकाले यूट्यूब देखने लगे। उससे अच्छा आपके पास ऑप्शन है, आप पेरेंट्स से बात कर लो, या अपनी हॉबी ट्राई कर लो, या एक्सरसाइज कर लो, या दोस्तों से बात कर लो। मतलब एक सही तरीके से, क्योंकि टाइम सबके पास होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट इज जस्ट अ मिथ। सिर्फ जो बात है वो प्रायोरिटीज की होती है। प्रायोरिटीज, एग्जैक्टली। बहुत अच्छी बात बोली। मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ, कोई भी लोग कहते हैं ना अरे मैं तो बिजी हूँ, मेरे को तो काम है। अरे अनटिल एंड अनलेस यू आर नरेंद्र मोदी और विराट कोहली, आप कैसे बोल सकते हो मुझे काम है? और हमारे लेवल पे आप कैसे बोल सकते हो काम है? मतलब जेन्युइनली जब किसी को एक्चुअल में काम हो, एक्चुअल में कोई बिजी हो, तो फिर बोलने का भी फिर टाइम नहीं रहता। कोई ये बोलता है ना अरे यार मुझे जाना है, मुझे तो काम है, तो वो चीजें फिर क्या होता है, आप खुद को ही चढ़ा रहे होते हो अपने आप में, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली फाइंडिंग मोर वर्क। सो जेई के पीरियड में स्टूडेंट्स बहुत करते हैं
मुझे पढ़ना है, और फिर वो सोशल मीडिया में लगे रहेंगे, फिर वो इधर उधर लगे रहेंगे, तो वो चीज़ें इट्स नॉट गुड। उससे बेटर है कि आप खेल ही लो उस टाइम, मतलब खुल के खेल लो, 2-3 घंटे आप खेल लो, ऐसा खेल लो कि आप हो ही नहीं जेईई एस्पिरेंट, लगे कोई वेला स्टूडेंट है, कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, खेलो तो ऐसे खेलो। मतलब जो भी कर रहे हो अपना 100% देके करो। हाँ, मतलब एकदम फुल माइंड के साथ, ताकि बाद में कुछ दूसरा काम करते वक्त ये ना लगे कि अभी मैं वो कर लूँ, या शायद डिस्ट्रैक्शन का यही रीजन होता है कि आप एक काम कर रहे हो और उस टाइम पर किसी और दूसरे काम के बारे में सोच रहे हो। इवन दैट इज अ डिस्ट्रैक्शन। अगर आप खेल रहे हो और आपको लग रहा है मुझे पढ़ाई करनी थी, दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन देखा जाए तो। सेम मैंने देखा है लोगों को कि लोगों ने फंक्शंस मिस किए हैं ये कहते हुए कि मुझे पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई के टाइम ये सोच रहे हैं कि यार वहाँ क्या चल रहा होगा। सेम मेरे साथ हुआ है। मैं जितने भी फंक्शंस में, जो मैंने शुरू में बताई भी थी, मैं फंक्शंस मिस करता था, बट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि वो फंक्शंस शुरू से खत्म हो जाता था, उस दौरान में 4 दिन कुछ नहीं पढ़ता था। तो दैट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टोरी। तो ये थे हमारे साथ राठी सर, जिन्होंने हमें लाइफ, जेईई, कॉलेज और सारे एक्सपीरियंस के बारे में बताया और आपको वो एडवाइस दी जिसकी मदद से आप एक अच्छा पाथ चूज कर सकते हैं। तो सर फाइनली आप स्टूडेंट को क्या कहना चाहते हैं? अगर आप बोलें कि आप इस एक चीज़ को फॉलो करें, या आपका कोई अगर आइडियल हो, उसका कोई कोट हो, कोई आपका फेवरेट कोट जिससे स्टूडेंट अपनी वॉल पर लिख ले या जिसे याद रखें। It's a famous quote by Andrew Tate. So it's my unmatched perspicacity coupled with sheer indefatigability makes me a feared opponent in any realm of human endeavor. Although it's not related to JEE, but this is the quote which stays in my mind these days. So yeah, if you have watched this podcast यहाँ तक, thank you so much for listening to me. एंड सूर्यांश, आपसे मिलके भी काफ़ी अच्छा लगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ये जो सीखने मिला है आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो मुझे तो काफ़ी अप्लाई करने को मिलेगा, क्योंकि अभी कॉलेज में ही हो। मतलब एंड्रू टेट आदमी भले ही कंट्रोवर्शियल हो, लेकिन स्टेटमेंट कमाल का है। नहीं, ही इज लाइक माय गॉड। ये तो और भी कंट्रोवर्शियल बात होगी। बट एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट।